मांगा ब्रेकडाउन हिंदी में आपका स्वागत है। नए चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए गए हैं। आप वहां से डायरेक्टली किसी भी पार्ट पर जा सकते हैं। ये कहकर फैंशियन ने कुछ फाइल्स बाहर लाने का इशारा किया, उन्हें सीधा टेबल पर फेंकते हुए कहा, लेकिन अगर आप अपनी वफादारी नहीं पहचान सकते तो मुझे डर है कि आपकी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। उन फाइल्स के कवर पर लिखा था, मिंग परिवार का डोंगी के साथ मिलकर स्मगलिंग करने के सबूत। ये देखकर सभी अधिकारियों ऑफिशियल्स ने कई बार थूक निगला और वो बिल्कुल खामोश हो गए। तुरंत ही एक अधिकारी जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिंग परिवार के 7वें बेटे से तब मिला था जब वो छोटा था। वो सच में इस सज्जन की तरह दिखता है। एक अधिकारी यी ने भी साथ देते हुए कहा, ओवरवॉच काउंसिल ने जिसे ढूंढा है वो नकली कैसे हो सकता है? मिंग माँ बेटे ने यकीनन बहुत बुरे काम किए हैं, उनका पैसा चाहने लायक नहीं है। बाकी ऑफिशियल्स ने भी एक के बाद एक सुर मिलाया, चाहने लायक नहीं है, बिल्कुल चाहने लायक नहीं है। इस वक्त मौके पर सिर्फ एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ जुड़े ऑफिशियल्स ही अपने दांत पीस रहे थे और खामोश थे। वो इन ऑफिशियल्स को एक किताब के पन्ना पलटने से भी तेजी से अपनी बात बदलते देख रहे थे। शातिफई को भी बहुत घिन आ रही थी और फैंशियन को और भी ज्यादा थकान महसूस हुई। क्या अफसरशाही में हर कोई एक एक्टर है? उनके चेहरे पैनकेक्स पलटने से भी ज्यादा तेजी से बदलते हैं। अचानक एक ऑफिशियल ने टेबल ठोका और चिल्लाया, आपके काम सच में घिनौने हैं। मैं और आप लोग अलग रास्तों पर चलते हैं और साथ में साजिश नहीं कर सकते। आप लोग बाहर जाइए। ये बोलने के बाद वो तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया। फैंशियन ने ये देखा, उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उसने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आज सच में आंखें खुल गई हैं। सच में बहुत अच्छे। शिनयांग के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर कोई हाथ पकड़कर जा सकता है, इससे थोड़ी मुश्किल कम होगी। एक और ऑफिशियल भी गुस्से में खड़ा हो गया। उसने फैंशियन की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, मत सोचना कि तुम जीत गए हो, खेल तो अभी शुरू हुआ है। बेशुमार ऑफिशियल्स एक के बाद एक बाहर निकलने लगे और निकलते वक्त जानबूझकर वही जुमला दोहराते रहे, क्या तुमने साफ सुना? ये तो बस शुरुआत है। फैंशियन ने शांति से जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, ये सच में बस शुरुआत है। लेकिन फैंशियन ने आखिरी जुमला अपने तक ही रखा, बस इतना है कि तुम इसका अंजाम नहीं देख पाओगे। दरवाजे के बाहर काले नकाब पहने कई लोग पहले से ही अपनी जगह पर थे। फैंशियन ने धीरे से अपना चाय का कप उठाया और एक सिप ली, फिर ताज़ा खून बहने लगा। जो ऑफिशियल्स अभी बाहर गए थे उन्हें कटते हुए देखकर गावदा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, हत्यारे, हिज लॉर्डशिप की रक्षा करो। फिर वो नकाबपोश लोगों से लड़ने के लिए बाहर भागा। फैंशियन हालांकि शांति से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और कहा, मुझे पता था तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लड़ाई शुरू हो गई, खून की बू फैलने लगी। हालांकि शिया तिफई को पता था कि एक नाटक है, फिर भी वो इसकी असलियत देखकर इतना डर गया कि उसकी आंखें फटी रह गईं। फैंशियन ने धीमी और गर्व भरी आवाज में कहा, आखिरकार ये सब मैंने ही अरेंज किया है। अंदर मौजूद ऑफिशियल्स खौफजदा थे, ना तो उनकी हिम्मत हो रही थी और ना ही वो देख पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर कॉरिडोर में गांव दाव और बाकी लोग सीन सेट कर रहे थे, जानबूझकर जोर से बोल रहे थे, काम खत्म करो और जल्दी पीछे हटो। एक काले नकाब वाले आदमी ने अपना मास्क हटाने का नाटक किया, फिर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद गावदा वहां आया, गाली देते हुए उसे कॉलर से पकड़कर अंदर घसीट लाया। फिर फैंशियन ने पूछताछ शुरू की, बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? आसपास के ऑफिशियल्स फुसफुसाने लगे, लॉर्ड वैन, अगर आप ऐसे पूछेंगे तो कोई भी कातिल एतराफ नहीं करेगा। लेकिन उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे मिंग परिवार ने भेजा है। जो ऑफिशियल अभी बोला था वो इतना डर गया कि लड़खड़ाते हुए बोला, ये तो बहुत नकली लग रहा है। फैंशियन बस मुस्कुराया, नकली? आप सब गवाह हैं, बाहर पड़ी लाशें सबूत हैं, कातिल मिंग परिवार है। क्या मैं सही हूं? कुछ ऑफिशियल समझ गए, कुछ नहीं समझे, लेकिन उन सब ने फैंशियन का इरादा पहचान लिया, इसलिए किसी ने इनकार नहीं किया। आखिरकार उनका वहां रुकना ही ये साबित कर रहा था कि उन्होंने एक साइड चुन ली है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फैंशियन ने फिर वो फाइल उठाई और कहा, हमारे पास गवाह और सबूत दोनों हैं, अब हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? एक ऑफिशियल ने तुरंत सुझाव दिया, मिंग परिवार ने एक दरबारी अधिकारी की हत्या करने की कोशिश की है, शाही कानून की तौहीन की है। उनके काम घिनौने हैं, वो बगावत का इरादा रखते हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनका सर कलम करके सबके सामने लटकाया जाना चाहिए, एक चेतावनी के तौर पर। ये अधिकारी अभी मिंग बा और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बंदे भेजेगा। माय लॉर्ड, कृपया इस अधिकारी की अच्छी खबर का इंतजार करें। फैंशियन ने हाथ जोड़े,
तो मैं आप पर यह भरोसा करता हूं सम्मानित अधिकारियों। फिर फैनशियन शिया तिफई की तरफ मुड़ा और उसे याद दिलाया। सही कहा, यंग मास्टर मिंग, आज की दावत आपके लिए है। जल्दी से सबसे जान पहचान कर लीजिए, आपको भविष्य में और भी सहयोग करना होगा। शिया तिफई ने निर्देशों का पालन किया, खुश होने का दिखावा करते हुए सबसे बात की। इस पल वो अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। खुशकिस्मती से उसने पहले जल्दी घुटने टेक दिए थे। ये फैन शियान सच में दूसरों को अपनी हथेली पर नचाता है। फैन शियान के साथ चर्चा करने के बाद वो ऑफिशियल तुरंत सैनिकों को लेकर मिंग परिवार के निवास की तरफ निकल गया। वो थोड़ा गर्व भी महसूस कर रहा था। मिंग परिवार का ये मोटा मांस का टुकड़ा, मुझे पहला निवाला लेने दो। उसने पूरी सेना को अंदर घुसने का हुक्म दिया। अगर कोई मुकाबला करे तो कानून के मुताबिक उन्हें मौके पर ही खत्म कर दो। बहुत जल्दी कोई फैन शियान को रिपोर्ट देने लौटा। फैन शियान के हाथ हिलाया। जल्दी बोलो, क्या मिला? जी यूए ने घूरते हुए जवाब दिया, लॉर्ड ज़ैंग ने अपना बलिदान दे दिया है। ये नतीजा उम्मीद के खिलाफ था। फैन शियान और शिया थिपेई दोनों चिल्ला उठे। क्या? शिया थिपेई गुस्से में चिल्लाया, वो बूढ़ी औरत बहुत हिम्मती है, एक दरबारी अधिकारी को मारने की हिम्मत कर रही है। फैन शियान ने जल्दी से अपना संतुलन बनाया और ठंडी सांस लेते हुए कहा, शानदार, सच में शानदार। हिम्मत के बजाय कोई कह सकता है कि मिंग परिवार के लिए इस डेडलॉक को तोड़ने का यही एक रास्ता है। जी यूए, जो थोड़ा उलझा हुआ था, उसने पूछा, माय लॉर्ड, आपका इससे क्या मतलब है? फैन शियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझाया, मिंग परिवार सभी ऑफिशियल्स को बताना चाहता है, मैं लोगों को मार सकता हूं और वो भी मार सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो ऑफिशियल्स अब इतनी साफ तौर पर विपक्ष यानी अपोजिंग साइड में खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। जी यूए ने पूछना जारी रखा, लेकिन क्या इससे कोर्ट ऑफिशियल की हत्या का जुर्म नहीं बनेगा? फैन शियान ने बात जारी रखी, लॉर्ड ज़ैंग मिंग परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए आधी रात को गलत इरादों से निवास पर हमला किया। मिंग परिवार ने अपनी रक्षा में ये किया। मिंग परिवार अपने कामों को सही ठहराने के लिए काफी बहाने ढूंढ सकता है। अब जब मामला यहां तक पहुंच गया है, तो लगता है इसे सुलझाने के लिए ताकत की जरूरत होगी। फिर फैन शियान दरवाजे से बाहर निकला। उसने जानबूझकर अंधेरे की तरफ देखा और कहा, हर बार ऐसा ही होता है अंकल, आपको बाहर आकर थोड़ा हाथ पैर चलाने चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई नहीं था। वुजू भी हमेशा की तरह दिखाई नहीं दिया, जिससे फैन शियान थोड़ा घबरा गया। उसने अपना सर घुमाया और आसपास देखा, जोर से पुकारते हुए, अंकल, अंकल, आप कहाँ हैं? अब एक्शन का वक्त है। कमरे में मौजूद दो लोगों को फैन शियान की हरकतें और भी अजीब लग रही थी। शैडो, जो एक कोने में खड़ा था, उसने फैन शियान को जवाब दिया, लॉर्ड वू जख्मी है। ये सुनकर फैन शियान ने हैरानी और चिंता से पूछा, वो कहाँ हैं अंकल? मुझे उनके पास ले चलो। शैडो ने जवाब दिया, लॉर्ड वू ने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ ठीक हो रहे हैं, बस इतना कहा कि जब उनके जख्म भर जाएंगे तो वो आपको ढूंढते हुए आएंगे। फैन शियान ने गुस्सा जताते हुए सवाल किया, उन्होंने नहीं बताया तो क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? शैडो ने ठंडक से जवाब दिया, अगर कोई बोलना चाहता है तो वो बोलेगा, बिना पूछे भी। फैन शियान, जो चिंतित और परेशान दोनों था, उसने अपना गुस्सा शैडो पर निकाला। मैं हमेशा तुम्हें कम बोलने वाला आदमी समझता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह पलटकर जवाब दोगे। जी यूए और शातीफे ने बहस सुनी और उत्सुकता से बाहर देखने आए। फान शैन को इतना गुस्से में देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने लॉर्ड फान को कभी ऐसे करते नहीं देखा था। इस बार मामला सच में गंभीर था। फान शैन को अपना आपा खोते देख शैडो ने उसे याद दिलाया, लॉर्ड फान, अपनी इमेज का ध्यान रखिए। फान शैन को भी पता था कि वो थोड़ा ज्यादा कर गया है। उसने अपना गुस्सा दबाया और शैडो के कंधे को थपथपाया। ठीक है, तुम बहुत काबिल हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम डायरेक्टर चेन के साथ रह सके। शैडो ने विनम्रता से जवाब दिया, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं माय लॉर्ड। फान शैन ने अपना पुराना संतुलन वापस पाया और पूछना जारी रखा, मैं तुमसे अब और बहस नहीं करूंगा। वो ग्रैंड मास्टर कातिल, उसकी ताकत कैसी थी? शैडो ने बस 2 शब्दों में जवाब दिया, भाग गया। जो गुस्सा उसने अभी दबाया था, वो इन 2 शब्दों से फिर भड़क उठा। फान शैन ने अपने पास से एक बड़ा मेस गधा निकाला और गुस्से में डांटा, क्या तुम मेरे भरोसे के लायक हो? क्या तुम अंकल वू के लायक हो? शातीफे तुरंत उसे रोकने के लिए भागा ताकि फान शैन को जल्दबाजी में न कर बैठे। लॉर्ड फान, शांत हो जाइए।
शैडो ने फानशेन के शांत होने का इंतजार किया और फिर कहना जारी रखा। लॉर्ड वू ने कहा है कि वो व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखेगा। इसके अलावा उन्होंने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। जिसने टेम्पल एमिशरी को आपको मारने के लिए उकसाया है, वही शायद आपकी मां की मौत के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। ये सुनकर फानशेन दंग रह गया। जिसने मेरी मां को मारा, वो अभी भी जिंदा है और अब मुझे और अंकल वूजू दोनों को मारना चाहता है। उसने माथे पर बल डालकर पूछा, वो कौन है? शैडो ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। फानशेन ने अब चिंता में हाथ जोड़े और कहा, तुम्हें आखिर पता क्या है? क्या तुम मुझे सब कुछ एक साथ बता सकते हो? शैडो ने फिर जवाब दिया, कल कोई आपकी हत्या करने आएगा माय लॉर्ड। मेरी सलाह है कि आप आज रात ही निकल जाए। मैं पीछे रहकर आपकी रक्षा करूंगा। फानशेन बिना डरे पूछता रहा, साफ साफ बताओ, कौन सा कातिल आ रहा है? शैडो ने विश्लेषण करते हुए बताया, डोंगी सिटी के स्वर्ड हट जिंगू के लोग, जिनका नेतृत्व दो भाइयों यून जिलान और हाई जिलान के शिष्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर 3 9th रैंक और 7 हाई 8th रैंक मास्टर्स हैं। जी यूए चिल्ला उठा, डोंगी सिटी? शाह टीफे ने जी यूए को समझाया, मिंग परिवार ने स्मगलिंग के लिए समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर काम किया ताकि डोंगी सिटी को सप्लाई कर सकें। डोंगी सिटी के स्वाभाविक रूप से इसमें हित जुड़े हैं। यूनजिलान वही व्यक्ति था जिसे फानशेन ने महल में देखा था। फानशेन ने पूछना जारी रखा, यूनजिलान मुझे याद है, वो दूसरा 9th रैंक कातिल कौन है? शैडो ने जवाब दिया, यान शेंदू, यान श्याओ यी का इकलौता बेटा। वो तीरंदाजों की एक टीम लाता है जो ढाल की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। एक और जाना पहचाना नाम, यान श्याओ यी का सच में एक बेटा है और उसका बेटा एक 9th रैंक तीरंदाज है। शैडो ने सर हिलाया, सही कहा, इसलिए मैंने आपको सलाह दी। फानशेन सुनना नहीं चाहता था, वो सीधा मुड़ा, तुमने अपनी सलाह दी और मैंने अपना जवाब दे दिया। मेरी खबर फैलाओ, उन्हें उन्हीं की दवा का मजा चखने दो। जियुए ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भेड़िए को घर में बुलाने जैसा है? श्यातिफई ने सीटी बजाई, बकवास मत करो, लॉर्ड फैन के पास यकीनन कोई और प्लान होगा। शैडो उत्सुक था, तुम्हारे पास क्या प्लान है? फानशान कमरे में गया, कागज और ब्रश निकाला और लिखना शुरू किया। तुरंत प्लान बनाओ। फिर कागज पर लिखावट धीरे धीरे दिखने लगी। इसी बीच एक अनजान जगह पर किंग टेम्पल के सामने एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। किंग टेम्पल का दरवाजा धीरे से खुला और एक बुजुर्ग आदमी जो पूरी तरह हुड और चोगे में ढका था बाहर निकला। वो किंग टेम्पल का हाई प्रीस्ट था और जो आदमी जमीन पर लेटा था उसके सीने पर लगे जख्म को देखकर लगता था कि वो टेम्पल एमिसरी था जिसे वुजू ने बुरी तरह जख्मी किया था। एक सेवक ने ये देखा और हाई प्रीस्ट से पूछा, क्या ये हो सकता है? हाई प्रीस्ट ने शांति से जवाब दिया, हाँ, वो नाकाम रहा है। फिर उसने हुक्म दिया, इसको पहले अंदर ले जाओ। बाकी सब ने तुरंत हुक्म का पालन किया। अगली सुबह एक हल्की हवा चली और पत्ते सरसराने लगे। फानशियान और जीयूए झील के किनारे टहलने गए। उसने दूर देखा और झील के पास का खूबसूरत मंजर देखा। किनारे पर रोते हुए विलो के पेड़ थे और झील के बीच में एक छोटा पवेलियन था। फानशियान हैरान था, साउदर्न किंग में सच में वेस्ट लेक है? क्या ये मेरी माँ का एक और मास्टरपीस हो सकता है? जीयूए ने बताया, माय लॉर्ड, शायद आप नहीं जानते, वेस्ट लेक का इतिहास 100 साल पुराना है। कहा जाता है कि ये एक तियन माई झ के निर्देशों में बनाया गया था। फानशियान ने तियन माई झ, जिसे स्वर्ग का मैसेंजर माना जाता है, शब्द पहली बार सुना। उसने अपनी ठोड़ी रगड़ी और सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी माँ से पहले कोई और टेम्पल से निकला था? जीयूए ने टहलते हुए कहा, इस वेस्ट लेक में पहले ज्यादा सैलानी नहीं आते थे। पता नहीं क्यों शू यहान और लेडी वाइट स्नेक की कहानी मशहूर होने लगी। फानशान मुस्कुराया और बोला, ग्रीन स्नेक और वाइट स्नेक की दास्तान? क्या पास में कोई लेफंग पगोडा भी है? जब जीयूए ने फानशान को लेफंग पगोडा के बारे में पूछने सुना तो उसने दूर एक पगोडा की तरफ इशारा किया और कहा, वो वहां है। क्या माय लॉर्ड ने भी शू यहान और लेडी वाइट स्नेक की कहानी सुनी है? फानशियान कुदरती तौर पर जवाब नहीं दे सका, बस मन ही मन मुस्कुराता रहा, ये सोचते हुए कि उसने न सिर्फ सुना है बल्कि इस पर कार्टून्स, टीवी सीरीज और मूवीज भी देखी हैं। दोनों ने चलना जारी रखा और जीयूए ने फिर बताया, कहानी फैलने के बाद बहुत से इश्कबाज मर्द और औरतें यहाँ छतरी लेकर आने लगे, इस उम्मीद में कि वो पुल पर अपने नसीब वाले से मिलेंगे। वक्त के साथ ये जैंगनान में एक मशहूर जगह बन गई।
फानशियान ने अपने हाथ का सहारा लिया, झील की तरफ देखा और कहा, "ये बस जवान मर्द औरतों को धोखा देने का एक मार्केटिंग गिमिक है।" ये सुनने के बाद जी यूए ने पूछा, "क्या माय लॉर्ड भी रोमांस की उम्र में नहीं है?" फिर जी यूए ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और छेड़ा, "आज हमने जो कपड़े पहने हैं उन्हें देखिए, क्या ये ब्लैक स्नेक और ग्रीन स्नेक की तरह नहीं लग रहे?" फानशियान ने भी खुशी से साथ दिया, "अगर मैं ब्लैक स्नेक हूं तो क्या बाद में कोई शू यहां न आएगा?" फिर दोनों साथ में हंस पड़े। अचानक एक औरत वहां आई। वो सेंटिस डुओ डुओ थी। फैनशियान, जो व्हाइट स्नेक और सूखियान का मजाक उड़ा रहा था, डुओ डुओ को देखकर चौंक गया। वो बिल्कुल सही वक्त पर आई। ये कैसा फिल्मी चीजी प्लॉट है। डुओ डुओ ने खुद को फिल्मी कहे जाने पर तुरंत अपनी मुट्ठी उठाई और धमकाया, "तुम किसे क्रिंजी कह रहे हो?" फैनशियान ने तुरंत इनकार किया, "मैंने इस फिल्मी प्लॉट के बारे में कहा, तुम्हारे बारे में नहीं।" डुओ डुओ ने फैनशियान को पकड़ा और धमकाया, "तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अब खत्म हो चुकी हैं, बेहतर होगा तुम वही बोलो जो मुझे पसंद हो।" फैनशियान को झुकना पड़ा। "ठीक है, ठीक है।" फिर उसने एक पास के मछुआरे यानी फिशरमैन की तरफ देखा और कहा, "वरना जब वो आदमी बाद में हमला करेगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी।" मछुआरे ने ये सुना और अपने मन में सोचा, क्या मैं पकड़ा गया हूं? इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अचानक पानी के नीचे से बेशुमार कातिल उछलकर बाहर आए और एक साथ चिल्लाए, "हमला!" पास के लोग भी गांव दा द्वारा लाए गए थे। उन्होंने अपने कपड़ों से तलवारें निकाली और चिल्लाए, "लॉर्ड फैन की रक्षा करो!" बेशुमार कातिलों ने उन्हें हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया। हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। फैनशियान डुओ डुओ के करीब गया और मदद के लिए फुसफुसाया, "मेरी मदद करो।" डुओ डुओ ने मुंह बनाया और मुस्कुराते हुए कहा, "ठीक है फिर। शुक्रिया फिर।" फैनशियान अभी शुक्रगुजार महसूस कर ही रहा था कि डुओ डुओ ने उसे आसमान में एक लात मार दी। एक 9th रैंक मास्टर की लात कितनी ताकतवर होती है। फैनशियान एक टूटे हुए पतंग की तरह आसमान में उड़ने लगा, बस बेबस होकर चिल्लाने लगा। गाओदा तुरंत उसके पीछे भागा, चिल्लाते हुए, "लॉर्ड फैन!" डुओ डुओ ने देखा कि फैनशियान घेरे से निकल गया है। उसने तालियां बजाईं और कहा, "खतरे से सफलतापूर्वक बाहर।" फैनशियान को गाओदा ने सुरक्षित पकड़ लिया। वो सही सलामत था, बस सर घूम रहा था। फिर भी लड़खड़ाते हुए बोला, "मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं।" जब कातिलों ने फैनशियान को नीचे देखा, उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदली और हमला करने के लिए आगे बढ़े। दोनों तरफ एक अफरा-तफरी की लड़ाई शुरू हो गई। सिर्फ मछुआरा ही बैठा रहा, शांति से स्थिति को देख रहा था। शायद वो कोई बड़ा मास्टर था। शैडो ने सीधा उस व्यक्ति को टारगेट किया और हमला किया। "यंग मास्टर फैन, मैं आपकी मदद के लिए यहां हूं।" उस आदमी ने धीरे से अपनी फिशिंग रॉड वापस खींची। लाइन के आखिर में मछली नहीं, बल्कि एक कीमती तलवार थी। आदमी ने तलवार पकड़ी और तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया। तलवारों की टक्कर की आवाज आई, हालांकि खून नहीं निकला, लेकिन कपड़े फट गए। बैम्बू की हैट कट गई, जिससे उस व्यक्ति का चेहरा दिख गया। वो युन झिलान था, एक 9th रैंक मास्टर। युन झिलान ने माथे पर बल डाला, "इस व्यक्ति की ताकत मुझसे ज्यादा है और ये मेरी ही डोंगी स्वॉर्ड्समैनशिप इस्तेमाल कर रहा है।" शैडो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर तुरंत एक भयानक हमला किया। दोनों लड़ने लगे और कुछ देर तक ये तय करना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। कुछ दूर एक छत पर दो आदमी बात कर रहे थे। मोनोलिड आंखों वाला आदमी है झिलान था। उसने कहा, "बड़े भाई जख्मी हैं, जल्दी उनकी मदद करो, फैनशियान को मुझ पर छोड़ दो।" दूसरा व्यक्ति है झिलान का सीनियर ब्रदर कॉन्ग झिलान था। उसने अपने दांत पीसे और याद दिलाया, "फैनशियान चालाक है, सावधान रहना।" है झिलान ने सर हिलाया, समझ गया। कॉन्ग झिलान ने दुआ दुआ को देखते हुए माथे पर बल डाला, "और वो देहाती औरत, वो दिखने में साधारण है, लेकिन मैं उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं। अगर काम नहीं बना तो पीछे हट जाओ और कोई दूसरा मौका ढूंढो।" ये बोलने के बाद दोनों लड़ाई में कूद पड़े। है झिलान ने अपने सीनियर ब्रदर को जवाब दिया, समझ गया। फिर उसने तलवार पर हाथ रखा और सीधा फैनशियान की तरफ भागा। फैनशियान गाउदा के पीछे खड़ा था। दो गार्ड्स ने आगे तलवारें उठाकर उससे बचाया, लॉर्ड फैन की रक्षा करते हुए। गाउदा ने अपने मन में सोचा, "हमारे पास 7 गार्ड्स हैं, हमें एक 9th रैंक मास्टर को संभाल लेना चाहिए।" एक बार, 2 बार, 3 बार है झिलान ने आसानी से हर गार्ड को बिना किसी हिचकिचाहट के गिरा दिया। आखिरकार उसने हवा में छलांग लगाई और सारे गार्ड्स को बेबस करते हुए फैनशियान की तरफ झपट पड़ा। जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर फैनशियान बस अपने दांत पीस सका और इस नाजुक वक्त पर अपनी सारी मार्शल आर्ट्स खोने के लिए खुद को कोसने लगा। "लगता है मैं सिर्फ यही मूव इस्तेमाल कर सकता हूं।"
फैन शियान ने तुरंत अपना पैर जमीन पर जोर से मारा। उसके हाथ अचानक एक साथ जुड़ गए। वो अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था, जमीन पर घुटने टेककर भीख मांगना। फैन शियान घुटने पर बैठ गया और रोने लगा। छोटी पूर्वज, हैटांग, दुआ दुआ, मेरी मदद करो, हमें बचाओ। दुआ दुआ ने तंज कसा। जो वही कहेगा जो मुझे सुनना पसंद है, मैं उसकी मदद करूंगी। तो फैन शियान ने तुरंत अपना सुर बदला और कविता यानी पोएट्री सुनाने लगा। नॉर्दर्न ची में एक खूबसूरती है जिसका कोई मुकाबला नहीं, और वो स्वतंत्र है। एक नज़र शहर गिरा देती है, दूसरी नज़र देश गिरा देती है। पूछो ये खूबसूरती कौन है? ये हैटांग दुआ दुआ है। उसके कविता खत्म करने से पहले ही दुआ दुआ मुड़कर उसकी रक्षा के लिए उछल पड़ी। कितनी मीठी ज़बान है, लेकिन मुझे ये सुनना पसंद है। बोलते ही वो हैझिलान का हमला रोकने के लिए उड़ी और हैझिलान को एक कुल्हाड़ी से पीछे धकेल दिया। कविता खत्म होते ही दोस्त और दुश्मन दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। जी यूए ने गाओदा से फुसफुसाया, सच में यंग मास्टर फैन और नॉर्दर्न ची की सेंटेस होने के लायक हैं। ऐसे वक्त में भी रोमांस का मूड है। हैझिलान की तरफ से उसने हैरानी में कहा, क्या ये देहाती औरत हैटांग दुआ दुआ है? दुआ दुआ ने दोनों हाथों में एक एक कुल्हाड़ी पकड़ी थी और गर्व से मुस्कुराई। सही कहा, मैं ही हूं। हैझिलान मुस्कुराया। नॉर्दर्न ची की सेंटेस सदन चिंग के जियांगनान में अकेले आने की हिम्मत करती है। क्या तुम्हें सदन चिंग के लोगों द्वारा बंदी बनाए जाने का डर नहीं है? डुओ डुओ ने फानशान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बुलाने पर आई हूं, मुझे बंदी कैसे बनाया जा सकता है? सही कहा, लॉर्ड फैन। फानशान ने बार बार सर हिलाया, सही सही सही। उसने गार्ड्स को जोर से कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, मिस हैतांग को देखना मुझे देखने जैसा है। जो भी नाफरमानी करेगा उसे नौदंची भेज दिया जाएगा। हैझिलान ने माथे पर बल डाला और सवाल किया, तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? डुओ डुओ ने फानशियान की तरफ देखा और दोहराया, क्या रिश्ता है? सबकी आंखें अचानक फानशियान पर टिक गईं, जिससे उसे ठंडा पसीना आने लगा। फानशियान ने अपना सर खुजलाया और अजीब तरीके से कहा, दोस्त, विपरीत लिंग के करीबी दोस्त। जीयुए और गावडा ने पास खड़े होकर चर्चा की। ये सुनकर लगता है रिश्ता साधारण नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो सच में साधारण नहीं है। माहौल और भी अजीब हो गया। ये देखकर हैझिलान थोड़ा बहुत समझ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों का ऐसा रिश्ता होगा। उसने तुरंत अपने साथियों को हुक्म दिया, ये खबर फैलाओ, नॉर्दर्न ची की सेंटेस और सदर्न किंग का नाजायज बेटा, इललेजिटिमेट सन, नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। दोनों के बीच कुछ संदिग्ध लग रहा है। उसके साथियों ने एक साथ जवाब दिया, जी सर। फिर उन्होंने दूसरों को बताया, नॉर्दर्न ची की सेंटेस और सदर्न किंग के नाजायज बेटे का नाजायज रिश्ता चल रहा है। एक ने 10 को बताया, 10 ने 100 को, और पास के ऑफिशियल्स ने भी ये खबर सुन ली। क्या तुमने सुना? सदर्न किंग का नाजायज बेटा नॉर्दर्न ची की सेंटेस के साथ जुड़ा है। ये सच में हमारे सदर्न किंग के लिए गर्व की बात है। लॉर्ड फैन ने बहुत अच्छा किया। ये खुशी भरी आवाज़ें सुनकर फैन शान को बहुत पसीना आया। डुओ डुओ का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। वो फैन शान को घूर रही थी। हैझिलान ने मौके का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे करीब आया। फैन शान ने जल्दी से हाथ हिलाकर समझाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। हम बस आम दोस्त हैं, बहुत आम। कृपया कोई आग में तेल मत डालिए। पता नहीं क्यों डुओ डुओ और भी गुस्सा हो गई। विपरीत लिंग के दोस्त, आम दोस्त? फैन शान ने अजीब तरीके से मुड़कर धीमी आवाज में कहा, नहीं, सिर्फ आम दोस्त नहीं। जैसे ही फैन शान मुड़ा, उसने देखा कि हैझिलान उसकी तरफ भाग रहा है। सही वक्त पर डुओ डुओ हवा में उछली। हैझिलान की तलवार फैन शान के सीने से बस कुछ इंच दूर थी। एक जोरदार धमाके के साथ डुओ डुओ ने हैझिलान की पीठ पर पैर रखा। उसने उसे एक भयानक ताकत के साथ जमीन में दबा दिया। डुओ डुओ ने धमकाया, इसका जीवन मेरा है, तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? देखो अब। हैझिलान को नीचे देखकर उसके साथियों ने चिल्लाया, सीनियर ब्रदर। फिर वो सब उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। किसी ने गाली दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नौदंची सदनची के साथ मिलेगा। नौदंची की सेंटेस ने तो खुद मदद की। हैझिलान ने अपने दांत पीसे। क्या नौदंची इस सदन किंग के नाजायज बेटे के लिए मेरे डोंगी सिटी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है? डुओ डुओ ने तुरंत पलटकर कहा, मैं सिर्फ अपनी निजी हैसियत यानी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रही हूं। लेकिन इससे पहले कि वो खत्म करती, फानसियन ने जानबूझकर जोर से कहा, सदन चिंग आज की मदद के लिए नॉर्दर्न ची की सेंटेस का शुक्रिया अदा करता है। डुओ डुओ ने गुस्से में धीरे से गाली दी, बेशर्म। फानसियन ने गर्व से दूसरों की तरफ उंगली उठाई और धमकाया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इज्जत से ये खबर लेकर वापस जाओ, डोंगी सिटी भाग जाओ। आजाद होने पर हैझिलान ने पीछे हटने का मौका पकड़ा। उसके साथी ने चिंता से पूछा, सीनियर ब्रदर? हैझिलान ने चुप रहने का इशारा किया। उसके मुंह के कोने में खून था, उसे अंदरूनी चोटें आई थी। जाने से पहले उसने अपने दांत पीसे और कहा,
नॉर्दर्न ची, इसका अफसोस मत करना। डुओ पलटकर जोर से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फांसियन ने फिर बीच में बोला, हमें अफसोस नहीं होगा, जल्दी से भागो यहां से। डुओ के पास कोई शब्द नहीं बचे। कातिलों ने पीछे हटना शुरू किया और जब वो सब चले गए तभी फांसियन ने चैन की सांस ली। आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन किसी वजह से उसे अब और भी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। डुओ गुस्से में थी, उसका चेहरा काला पड़ गया था। वो मदद करने के नेक इरादे से आई थी, लेकिन इस बेशर्म आदमी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, हमें अपना हिसाब बराबर करना चाहिए, है ना? फांसियन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, लड़खड़ाते हुए बोला, वो बस एक मजाक था सेंटिस, मेरी जान बख्श दो। छटाक, एक किताब फांसियन के चेहरे पर लगी, जिससे एक लाल निशान बन गया। फांसियन खाली नजरों से किताब के टाइटल को देखने लगा। डुओ ने समझाया, ये त्यानी दाव कल्टीवेशन मेथड है, मेरे मास्टर ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। ये तुम्हारी टूटी हुई मेरिडियंस को फिर से जोड़ने में मदद कर सकता है। फांसियन हैरान था। त्यानी दाव कल्टीवेशन मेथड? इतनी कीमती चीज तुम बस मुझे दे रही हो? डुओ ने आगे कहा, एक शर्त है, इससे मिलने वाले फायदे मॉर्दन ची के साथ बांटे जाएंगे। ये सुनने के बाद फांसियन मुस्कुराकर बोला, ये तो शुरू से ही एक आपसी फायदे का सौदा था, अगर तुम राजी नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इस सहयोग के लिए शुरू से ही प्लान बनाया था। कोई हैरानी नहीं कि जब डोंगी सिटी के कातिलों का सामना हुआ तो तुमने इतनी गोलमोल बातें की। अगर तुम ईमानदार होती तो उन्हें चुप कराने के लिए मार देना चाहिए था। डुओ के चेहरे के हाव भाव थोड़े खराब हो गए। वो सिगु जियान के शिष्य हैं, उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। फांसियन ने संतुष्ट होकर चुटकी बजाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दिखने में इतनी सख्त हो, लेकिन इतनी चालाक होगी। मैंने सोचा मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने ही मुझे मात दे दी। डुओ ने माथे पर बल डाला। फायदा उठाकर मासूम बनने का दिखावा मत करो। फिर उसने हंसकर कहा, अगर मैं कुछ नहीं करती तो भी तुम्हारे पास उनसे निपटने के बेशुमार रास्ते होते, सही है ना? दोनों ने अपने मनचाहे मकसद हासिल कर लिए और जोर जोर से हंसने लगे। अचानक दीवार पर कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई तेजी से भागते हुए आ रहा था। डुओ तुरंत मुड़ी और चिल्लाई, कौन है? एक सफेद फिगर दीवार पर कूदा। वो शैडो था। उसने जवाब दिया, मैं हूं। पहले सिचुएशन काफी अर्जेंट थी और फैंसियान ने इंस्टिंक्टिवली डुओ की कमर पकड़ ली थी और उसके पीछे छुप गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जब शैडो वहां आया, उसने ये ऑकवर्ड सीन देखा। उसने फिर शर्मिंदगी से कहा, आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूं, शायद मुझे पहले चले जाना चाहिए। शैडो की बात सुनकर दोनों तुरंत अलग हो गए। डुओ हकबकाते हुए बोली, ओ सही कहा, मास्टर ने कहा था कि ये मार्शल आर्ट्स मैनुअल असलियत में तुम्हारी माँ ने मास्टर को दी थी। अब जब ये अपने असली मालिक के पास वापस आ गई है तो इसे अपनी माँ का एहसान चुकाना समझो। फैंसियान का चेहरा अजीब सा बन गया। कितना ऑकवर्ड सब्जेक्ट चेंज था। उसकी अच्छी नीयत के बदले उसे नफरत मिली। डुओ ने फैंसियान के मुंह पर लात मारी। चुप रहो। फैंसियान लड़खड़ाते हुए उठा और शैडो की तरफ मुड़ा। सही है, यून जिलान का वहां क्या हाल है? शैडो ने जवाब दिया, उसे उसके जूनियर ब्रदर ने बचा लिया। अगली बार मैं पक्का उसकी जान ले लूंगा। फैंसियान ने इसके उलट कोई नाराजगी नहीं दिखाई। अच्छा है, अच्छा रेस्क्यू है। शैडो हैरान था, ये अच्छा क्यों है? फैंसियान ने एनालाइज किया, अगर ये बात खिंचती रही और सिग्गू जियान यहाँ आ गया तो हमें ही भागना पड़ेगा। शैडो को अभी भी अफसोस हो रहा था और उसने फैंसियान से आर्ग्यू किया। उसे लॉर्ड वूजू के होमे का पता है, वो नहीं आएगा, लेकिन अंकल जख्मी है। फैंसियान ने कहा, उसे नहीं पता तो क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे कि वो जख्मी ना हो? डुओ जो साइड से बातें सुन रही थी दंग रह गई। क्या वो अंधा आदमी जख्मी है? वो तो एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। फैंसियान ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, जिसने अंकल से लड़ाई की थी वो भी एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। और तो और, अंकल फिर भी आखिर में जीत गए। वो बस थोड़े जख्मी है, कुछ दिन का आराम और वो ठीक हो जाएंगे। फैंसियान को अचानक याद आया और उसने शैडो से पूछा, सही है, क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कोई क्लू मिला जिसने अंकल से लड़ाई की थी? शैडो ने रिपोर्ट दी, उसकी बॉडी किंग टेम्पल के ग्रेट प्रीस्ट ले गए हैं। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मिंग फैमिली से निपटना है। फैंसियान ने अपनी थोड़ी चिन सहलाते हुए सोचा, डोंगी सिटी के लोग सिग्गू जियान की मदद से इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये सिचुएशन सिर्फ ताकत से ही सुलझ सकती है, लेकिन दुश्मन के पास 2 9th रैंक मास्टर्स हैं और हमारे पास, शैडो ने सजेस्ट किया, इसीलिए हमें जल्दी एक्शन लेना होगा, वरना अगर हमने यून जिलान और उसके जूनियर ब्रदर के रिकवर होने का इंतजार किया तो 4 9th रैंक मास्टर्स हो जाएंगे। अगर उन्होंने तब मिलकर हमला किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना ज्यादा उसने सोचा, सिचुएशन उतनी ही मुश्किल लगने लगी। फैंसियन ने अपने कांपते हुए हाथों में तियानी डाउ मैनुअल पकड़े, लेकिन मेरिडियंस को फिर से जोड़ने के लिए तियानी डाउ टेक्निक यूज करने में भी वक्त लगता है। ओ भगवान, क्या आप मुझे एक 9th रैंक मास्टर दे सकते हैं? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक और आदमी दीवार से कूद कर आया और जोर से चिल्लाया, लॉर्ड फैन! फैंसियन और शैडो ने एक साथ अपना सिर घुमाकर देखा।
एक नौजवान जिसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, ब्रोकेड रोब पहने और एक छोटी तलवार लिए एक चमकती मुस्कुराहट के साथ सामने आया। नौजवान ने खुशी खुशी ग्रीट किया, मिलॉर्ड, क्या आप मुझे बुला रहे थे? गुस्से के मारे फैंसियान के माथे की नसें फूलने लगी। उसने नए आने वाले की तरफ इशारा किया और डांटा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने बुलाया? अगर तुम मदद के लिए आए हो तो तुम मेन डोर से क्यों नहीं आते? नौजवान ने अपना इंट्रो देते हुए कहा, मैं सॉर्ड हट का 13वां डिसाइपल हूँ, टाई सियांग। मास्टर सिगुजियान के ऑर्डर्स पर मैं इंस्पेक्टर जनरल की मदद करने आया हूँ। प्लीज़ मुझे कमांड देने में हिचकिचाए नहीं। फैंसियान ने एक ओ कहा और टाई सियान की बातों को अपने दिमाग में एनालाइज करने लगा। ये आदमी दिखने में तो शरीफ और ईमानदार लग रहा था, लेकिन वो अभी बिना किसी आवाज़ के इतने पास आ गया था, कोई भी चौकन्ना हुए बिना नहीं रह सकता था। शैडो फैंसियान जितना काम नहीं था, उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, सिगुजियान सिर्फ 12 डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करता है, तुम उनमें से नहीं हो। टाइसियान ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और घबराहट में कहा, अटैक मत करो, अटैक मत करो। टाइसियान ने अपना परिचय फिर से दिया, सच तो यह है कि मेरा असली नाम वांगसी है, टाइसियांग तो एक निकनेम है। मैं सिगुजियान का आखिरी डिसाइपल हूँ। शैडो ने अपनी तलवार वापस रखी और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? फैंसियान ने सवाल किया। डोंगी सिटी और ओवरवॉच काउंसिल दुश्मन है। हमने तो पहले सिगुजियान के सबसे बड़े डिसाइपल से लड़ाई भी की है, तो तुम्हारे मास्टर तुम्हारी मदद के लिए क्यों भेजेंगे? वांगसियान ने समझाया। मास्टर ने कहा कि डोंगी सिटी एल्डेस्ट प्रिंसेस की साइड है, लेकिन उनका मानना है कि जीत तुम्हारी होगी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजा है। फैंसियान ने एक कड़वी मुस्कुराहट दी। मानना पड़ेगा, ग्रैंड मास्टर सिगुजियान ऐसे ही हैं, दोनों साइड्स की मदद कर रहे हैं। आखिर में जो भी जीते क्रेडिट उन्हें ही मिलेगा। वांगसियान ने इसे तारीफ समझा और तारीफ में ताली बजाई। यंग मास्टर फैन सच में बहुत समझदार हैं, आपने उनकी बहुत सही बात पकड़ी है। फैंसियान ने गुस्से में पलटकर कहा, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। उसने अपने हाथ बांध लिए और आगे कहा, सॉर्ड पवेलियन के बहुत सारे मास्टर्स मुझे मारने आए हैं, मैं तुम्हारी बातों की वजह से उन सबको इग्नोर नहीं कर सकता। ताइशांग ने आगे कहा, डोंगी सिटी और एल्डेस्ट प्रिंसेस के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। डोंगी सिटी का एल्डेस्ट प्रिंसेस की मदद के लिए लोगों को भेजना ताकि वो आपसे निपट सके, ये तो नेचुरल है। फैंसियान ने अपने हाथ कमर पर रखे और पलटकर कहा, तुम ये इतनी आम बात की तरह कैसे कह सकते हो? टाइशांग ने मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी सहलाई और कहा, लेकिन ये मेरे मास्टर का असली स्टैंड है। रही बात मेरे बाकी मार्शल ब्रदर्स की, तो उन्हें अभी तक इस असली स्टैंड के बारे में पता नहीं है। फैंसियान ने तेवड़ी चढ़ाई और पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे मार्शल ब्रदर्स मुझसे लड़ने और मुझे मारने आते रहेंगे? टाइशांग ने चुटकी बजाई, बिल्कुल सही। शैडो ने धमकी भरे अंदाज में अपनी ब्लेड उठाई, जैसे कह रहा हो कि यह बकवास है और इस आदमी को अपने साथ नहीं रहने दिया जा सकता। दो ने भी अपनी सहमति जताई। हमें बाहर उसके मार्शल ब्रदर से लड़ना होगा और अंदर इससे भी बचकर रहना होगा कि कहीं ये पीठ में छुरा ना घोंपते। क्या ये और मुसीबत मोल लेना नहीं है? फैंसियान ने तुरंत अपनी स्लीव्स ऊपर की और डांटा, ऐसी कंडीशंस के साथ तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा? क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है? टाइशांग ये बातें सुनकर गुस्सा नहीं हुआ और अपने चेहरे पर वही मुस्कुराहट बनाए रखी। अपनी तलवार उठाई और दृढ़ता से जवाब दिया, अगर मार्शल ब्रदर्स आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक्शन लूंगा। मास्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जो कोई भी आपके लिए नुकसानदेह है उसे मारना होगा। टाइशांग की ये बात सुनकर फैंसियान ने उसे टेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया। दुश्मन के पास एक 9th रैंक मास्टर है, यान शेंदू, तुम जाओ और उसे मार दो। टाइशांग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराया। जैसा कि लॉर्ड फैन से उम्मीद थी, एक 9th रैंक मास्टर को मारना इतनी मुश्किल बात, फिर भी आप इसे इतने हल्के में कह रहे हैं। फैंसियान ने भी विदाई की मुस्कुराहट दी और टाइशांग को वहां से रवाना किया। तो मैं तुम्हारी सेफ जर्नी की दुआ करता हूँ। टाइशांग तुरंत नहीं गया, बल्कि सजेस्ट किया, मैं दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ मिलॉर्ड। बस बात यह है कि ये आदमी सच में थोड़ा मुश्किल है डील करने के लिए। ओपोनेंट एक 9th रैंक मास्टर है, क्यों ना लॉर्ड फैन मुझे 2 लोग उधार दे दें? बोलते बोलते टाइशांग ने दो और शैडो की तरफ देखा। उसका इशारा था कि वो इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता है। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को देखा पर कुछ नहीं कहा। फैंसियान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और जवाब दिया, शैडो तुम्हारे साथ जा सकता है। रही बात हैतांग की, फैंसियान ने उसकी तरफ इशारा किया और एक बहाना बनाया, उसका पीरियड चल रहा है तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा। ये सुनते ही दो के गाल शर्म से लाल हो गईं। वो इतनी एम्बैरस थी कि उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर वो तुरंत आगे बढ़ी और फैंसियान को गर्दन से पकड़ लिया और उसे झिंझोड़ने लगी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? टाइशांग हंसा और चला गया। तो ऐसी बात है, यंग मास्टर फैन मिस हाइतांग को जाने नहीं देना चाहते। लगता है सड़कों पर जो अफवाहें हैं वो सच है। ये सुनकर दो और भी एम्बैरस्ड हो गई और उसने फैंसियान को परेशान करना बंद कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये बेवकूफ़ मुझे जाने नहीं देना चाहता? फैंसियान पहले ही बेहोश हो चुका था। टाइशांग फिर शैडो की तरफ मुड़ा, सम्मान से हाथ जोड़े और कहा, तो फिर मुझे आपकी मदद चाहिए होगी भाई। फैंसियान आमदस देना जारी रखा, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मैंने उन्हें 2 हफ्ते का वक्त दिया है, तो हम 2 हफ्ते बाद मूव करेंगे। अगर वो सच में पीछे हट गए तो सबसे अच्छा होगा। टाइशांग ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और दीवार फांद गया। फैंसियान ने चिढ़ते हुए कहा,
भागता तो तेज है, पर हर बार दीवार पर चढ़ना क्यों जरूरी है? टाई शांग के जाने के बाद डुओ ने अपना शक जताया। 2 हफ्ते का इंतजार क्यों? तुम्हारी क्या प्लानिंग है? फैन सियान ने शैडो से पूछा। ब्लैक नाइट्स को पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? शैडो ने जवाब दिया, लगभग 10 दिन, 2 हफ्ते के अंदर अंदर। फैन सियान ने फिर अपने हाथ पीठ पीछे बांध लिए और धीरे से डुओ को जवाब दिया, मैंने पहले भी कहा है, एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर को छोड़कर 500 ब्लैक नाइट्स के सामने एक 9th रैंक मास्टर भी सिर्फ भाग ही सकता है। उन्हें सिर्फ कुचल देना ही उन्हें मारने के लिए काफी होगा। ठीक 14 दिन बाद उसी जगह पर फैन सियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें अकेले देखकर बहुत खुशी हुई। इससे ये साबित होता है कि तुमने अपने डोंगी सिटी के मार्शल ब्रदर्स को इस बारे में नहीं बताया। जो आदमी आया था वो टाई सियांग ही था। उसने भी अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच में अकेला ही आया हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर फैन इतने सारे लोगों को साथ लाएंगे। इस वक्त टाई सियांग को सच में ठंडे पसीने आ रहे थे। फैन सियांग के पीछे ब्लैक नाइट्स की एक पूरी टुकड़ी थी, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी और उनका किलिंग इंटेंट चरम पर था। टाई सियांग ने अपने मत्थे पर हाथ मारा और आह भरी, मैं मास्टर के ऑर्डर्स पर आपकी मदद करने आया था और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो आपके लिए बुरा हो। अफसोस की बात है कि मुझे आज पता चला कि मैं तो सिर्फ मिलॉर्ड का एक बैकअप प्लान था। फैन सियान आगे बढ़ा और टाई सियांग के कंधे को थपथपाया। उदास मत हो, यान शंदू के लिए अभी भी तुम पर ही भरोसा है। ये देखकर टाई सियांग ने कॉन्फिडेंस के साथ सिर झुकाया और जवाब दिया, मैं मिलॉर्ड का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। कहीं और यान शंदू पलांथी मारकर बैठा था और अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा था। तभी अचानक उसके कान खड़े हुए। वो तुरंत खड़ा हुआ, ये घुड़सवार है। यान शंदू जल्दी से खड़ा हुआ, अपना धनुष बाण उठाया और डिफेंस की पोजीशन ली। ओल्ड मास्टर किन ने नहीं कहा था कि वो यहाँ कैवलरी भेजेंगे? क्या ये ब्लैक नाइट्स हो सकते हैं? उसने तुरंत अपनी लाइटनेस स्किल का यूज करके छत पर छलांग लगाई। ऑब्जर्व करने के लिए एक अच्छी वैंटेज पॉइंट ढूंढ ली। उसने अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। दूर तक देखने के लिए उसकी पुतलियां बदलने लगी। यकीनन जंगलों के पार देखते हुए उसने देखा कि वो सच में ब्लैक नाइट्स ही थे और जो उन्हें लीड कर रहा था वो फैन सियान था। यान शंदू ने अपने आप से सोचा, एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर के अलावा ब्लैक नाइट्स को कोई नहीं रोक सकता। लगता है मिंग फैमिली को नहीं बचाया जा सकता। फिर उसने सोचा, लेकिन शायद मैं ब्लैक नाइट्स के पास आने से पहले फैन सियान की जान ले सकता हूं, ताकि एल्डेस्ट प्रिंसेस की परेशानियां कम कर सकूं। फिर यान शंदू ने अपना धनुष खींचा, अपनी पूरी जेनकी उसमें डाल दी और तीर छोड़ दिया। मर जाओ फैन सियान। वो तीर जेनकी से भरा हुआ सीधा ब्लैक नाइट्स की तरफ गया। निशाना बिल्कुल फैन सियान पर था। आसपास का माहौल अचानक बहुत शांत हो गया। यान शेंदू किसी दर्द भरी चीख का इंतजार कर रहा था, या कम से कम ब्लैक नाइट्स के रुकने का, जो फैन शियान की मौत का इशारा होता। लेकिन काफी देर तक कोई मूवमेंट नहीं हुई और अचानक पीछे से एक आवाज आई, भाई क्या ये वही है जो तुमने गिराया था? यान शेंदू बौखला गया और जल्दी से पीछे दूसरी छत पर कूद गया। कौन है? नया आने वाला शख्स कुछ टूटे हुए तीर लिए वहां शांति से खड़ा था। जब दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई तो वो बस बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। यान शेंदू ने चिंता में पूछा, तुम मेरे पास कब आए? और तो और तुमने मेरे तीर कैसे तोड़े? ये आदमी जो अचानक दिखा था वो टाई शियान था। उसने बड़े आराम से यान शेंदू के टूटे हुए तीर फेंक दिए और पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया। आखिर में यान शेंदू सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंच सका, इस आदमी की ताकत मुझसे ऊपर है। उसने पूछा, तुम कौन हो? टाई शियांग ने अपना हाथ तलवार पर रखा और जवाब दिया, मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है, माफी चाहता हूं। तुरंत यान शेंदू ने एक तीर लगाया, धनुष की डोरी खींची और चिल्लाया, किसके ऑर्डर्स? फैन शियान के? टाई शियांग मुस्कुराया और जवाब दिया, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। जैसे कोई दिलचस्प पहेली सुलझ गई हो। इस जबरदस्त कॉन्फिडेंस के सामने भले ही यान शेंदू एक 9th रैंक मास्टर था, उसके पसीने छूट गए। उसने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है कि तुम मुझे मार सकते हो? उसने खुद को सीक्रेटली याद दिलाया, इस बार तीर पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर होना चाहिए। धमकी देते हुए कहा, तुम इस तीर को नहीं रोक पाओगे। टाई शियांग अभी भी मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या ऐसा है? यान शेंदू ने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने हाथ में ली, धनुष को पूरा खींचा और अपनी अल्टीमेट स्किल क्लाउड पियर्सिंग एरो चला दी। लेकिन यान शेंदू अभी भी थोड़ा हिचकिचाया, उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। एक वूश की आवाज के साथ यान शेंदू ने डोरी छोड़ी। जेनकी से भरा तीर हवा को चीरते हुए सीटी की आवाज के साथ उड़ा। निशाने पर लगा। टाई शियांग ने तेवरी चढ़ाई, सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन टाई शियांग ने अपने दाएं पैर को पिवट की तरह यूज किया, अपना बायां पैर पीछे लिया और हल्का सा अपना शरीर घुमाकर बड़े आराम से उस तीर को डॉज कर दिया। वो मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे रोक नहीं सकता तो मैं इसे डॉज तो कर ही सकता हूं। अपनी मूव को इतनी आसानी से बेअसर होते देख
और दुश्मन ने अभी तक अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। यान शेंदू की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। इतनी स्किल होने के लिए क्या वो 9th रैंक के पीक पर हो सकता है? टाई शांग मजाक उड़ाने लगा। एक 9th रैंक आर्चर सच में रेयर होता है। तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। यान शेंडू ने अपनी जीभ छटकाई, पीछे हटा, अपने दाएं हाथ से 3 तीर निकाले और एक पल में अपना धनुष खींचकर टाई सियांग की तरफ छोड़ दिए। ये लो। टाई सियांग उनसे बचने के लिए झुका। जब उसने ऊपर देखा तो यान शेंडू कहीं नहीं था। उसने सोचा कि वो शायद स्नीक अटैक की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन यान शेंडू कब का भाग चुका था। इस वक्त यान शेंडू बिल्डिंग के नीचे झाड़ियों में छिपा था और ध्यान से ऊपर देख रहा था। सामने से दिखावा करो, पीछे से हमला करो। एक चल चलो, अपनी जान बचाना ही सबसे जरूरी है। जब वो मन ही मन खुश हो रहा था कि वो कामयाबी से भाग गया है, टाई सियांग अचानक पीछे से प्रकट हुआ। मिल गए। यान शेंडू डर गया और झाड़ियों से बाहर भागा, चिल्लाते हुए। क्या? कब? टाई सियांग धीरे धीरे पास आया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी ताकत काफी है। सही है ना? तुम्हारा नाम यान शेंडू है ना? यान शेंडू हड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका हाथ अपने तिरकस क्विवर पर था, किसी भी वक्त तीर चलाने के लिए तैयार। मैं यान शेंडू हूं, एक 9th रैंक आर्चर, यान शाओ ई का बेटा। टाई सियांग ने सिर हिलाया। ओह, मुझे अब याद आया। टाई सियांग के कंपोजर के मुकाबले यान शेंडू पल पल की कैलकुलेशन कर रहा था। अगर मैं अपने पिता की तरह तीर चला सकूं तो शायद अभी भी कोई मौका है। यान शेंडू को शक हुआ। तुम्हारे जैसे मास्टर के अपने कुछ उसूल होने चाहिए, तुम फैंसियान की मदद क्यों कर रहे हो? टाई सियांग ने अपनी तलवार पकड़ी, हाथ बांधे और जवाब दिया। मैंने एक भविष्यवाणी डिविनेशन की है। दुनिया में शांति लाने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। यान शेंडू ने दूरी बनाए रखने का मौका देखा और जवाब दिया। एक इंसान जो दुनिया में शांति ला सकता है? हिज मजेस्टी अभी जिंदा है। फैंसियान की बारी अभी नहीं आई है। इस पल टाई सियांग के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक काफी ठंडे हो गए। उसी हिज मजेस्टी की बदौलत मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ मैं बचा हूं। ये सुनकर यान शेंडू ढंग रह गया। तो तुम्हारा मकसद है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, टाई सियांग पहले ही यान शेंडू के पास पहुंच गया था और उसे चुप रहने का इशारा किया। यान शेंडू, जो कि डरा हुआ था, पीछे हटा और काउंटर अटैक में एक तीर चलाया। इस आखिरी बिजली जैसी तेज काउंटर अटैक ने आखिरकार टाई सियांग को अपनी तलवार निकालने पर मजबूर कर दिया ताकि वो तीर को रोक सके। टाई सियांग का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो गई। उसने हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर यान शेंडू ने एक तूफानी हमला किया। उसका दायां हाथ तेजी से तीर निकाल रहा था और छोड़ रहा था। तीर तेज भी थे और ताकतवर भी, लेकिन वो टाई शेंग के रोप के एक कोने को भी नहीं छू सके। उसकी फिगर छतों पर उड़ती हुई दिख रही थी, जिसने यान शेंडू को पूरी तरह डरा दिया। वूश, स्विश और भी ज्यादा तीर छोड़े गए, जो धीरे धीरे टाई शेंग पर तीरों की बारिश की तरह बरसने लगे। अब वो बड़े आराम से डॉज नहीं कर पा रहा था और आने वाले तीरों को गिराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करने लगा। आखिर में हवा में कूद गया। जब यान शेंडू ने एक और तीर के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे पता चला कि उसका तिरकस खाली है। उसने अपने दांत पीसे, अपना आखिरी तीर निकाला, अपनी सांस रोकी और टाई शेंग के पास आने का इंतजार करने लगा। अपने दिल में उसने सोचा, काश मैं कर सकूं, काश मैं कर सकूं, काश मैं अपने पिता की तरह तीर चला सकूं। यान शेंडू ने अपनी पोजीशन नीचे की, अपना शरीर पीछे घुमाया। उसकी ज़ेनकी उसके पैरों से तीर तक बहने लगी। उसके शरीर से होते हुए तीर के बीच एक वॉर्टेक्स बनाने लगी। इस वक्त यान शेंडू इतना एजिटेटेड था कि उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसकी नसें फूल रही थीं। वो चिल्लाया, आखिरी तीर! सिर्फ एक 9th रैंक मास्टर ही ये मूव यूज कर सकता है। तुम इसे डॉज नहीं कर पाओगे। उसकी सारी ज़ेनकी तीर में भर गई थी। तीर बाहर निकला। ज़ेनकी बाहर निकलकर एक गोल्डन वॉर्टेक्स बन गई, जो सीधा टाई शेंग की तरफ जा रही थी। टाई शेंग को भी पता था कि ये फैसलाकुन हमला है। उसने अपनी सारी ज़ेनकी अपने बाएं हाथ में ली और जवाब में चिल्लाया, अगर मैं इसे डॉज नहीं कर सकता तो? खून पहले ही निकल चुका था, फिर भी ये फैसलाकुन तीर टाई शेंग ने पकड़ लिया था। बची हुई ताकत ने उसका हाथ पीछे झटक दिया। वो चिल्लाया, तो मैं इसे बस रोक लूंगा। यान शेंडू डर के मारे वहीं सुन खड़ा रह गया। टाई शेंग ने मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा, अपने बाएं हाथ से तीर पकड़ा और उसे सीधा यान शेंडू के सिर में घुपा दिया। तीर दिमाग के पार हो गया। टाई शेंग मुस्कुराया, मैं मानता हूं कि तुम्हारा ये तीर सच में बहुत ताकतवर था। बदकिस्मती से तुम मुझसे टकराए, जो एक पीक 9th रैंक मास्टर हूं। एक दूसरे मैदान जंग पर युनजी लान के तीनों भाई फैनशियन से घिरे हुए थे। फैनशियन ब्लैक नाइट्स के सामने कॉन्फिडेंस से खड़ा था और बोला, हे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं,
क्या मैंने तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर जैंगनान छोड़ने के लिए नहीं कहा था, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था? कॉन्गजी लान कुछ कहने ही वाला था कि युनझी लान गुस्से में आगे बढ़ा और चिल्लाया, डोंगी सिटी का कोई भी आदमी मौत से नहीं डरता। हम तीनों 9th रैंक मास्टर्स हैं। हम मरने से पहले तुम्हारे आधे आदमियों को साथ ले जाएंगे। हमारे मरने के बाद तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मेरे मास्टर बदला लेंगे और तुम्हें मार देंगे। फैंसियान मुस्कुराया। सच में 9th रैंक मास्टर्स हो, जो ऐसी सिचुएशन में भी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर हम एक ही साइड होते तो शायद हम दोस्त भी बन सकते थे। लेकिन अफसोस, एक इंसान का सिर फेंका गया जो दोनों पार्टीज के बीच में थोड़ से घिरा। टाइसियांग पास के एक पेड़ की टहनी पर बैठा था। उसने बड़े आराम से कहा, जो काम मैंने लॉर्ड फैन से वादा किया था, मैंने उसे पूरा कर दिया है। कॉन्गजिलान टाइसियांग को देखकर बहुत हैरान था। जूनियर ब्रदर, तुम भी जियांगनान में क्यों हो? टाइसियांग अभी भी मुस्कुराया और उन्हें ग्रीट किया। नमस्ते सीनियर ब्रदर्स। सिर्फ युनजिलान ही काम रहा। उसे एहसास हो गया था कि टाइसियांग का आना कोई अच्छी बात नहीं है। मास्टर ने मुझे कभी नहीं बताया। इस पल कपड़े की बंडल खुल गई जिसने सिर की असलियत दिखाई। वो यान शैन दू था। टाइसियांग ने खुशी खुशी फैंसियान से कहा, मिलॉर्ड, अब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं ना? फैंसियान ने सावधानी से जवाब दिया, आधा भरोसा। बाकी आधा इस पर डिपेंड करता है कि तुम अपने इन सीनियर ब्रदर्स को डोंगी सिटी वापस जाने के लिए कैसे मनाते हो। फैंसियान को असलियत में नहीं लगता था कि वो हारेगा। उसे बस अपनी तरफ के नुकसान पसंद नहीं थे। अगर लड़ाई से बचा जा सके तो वही बेहतर था। कॉन्गजिलान और हाइजिलान ने जल्दी से पूछा, जूनियर ब्रदर, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये मास्टर की मर्जी है? युनजिलान ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं माने। सीनियर ब्रदर, सीनियर ब्रदर, युनजिलान ने पूछा, मास्टर की असली मर्जी क्या है? टाइसियांग ने शांति से जवाब दिया, पैलेक्स ट्रेजरी, आखिर में लॉर्ड फैन की ही है। मास्टर उम्मीद करते हैं कि दूसरे देशों के दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहें। युनजिलान ने आह भरी। लगता है मास्टर ने अपना फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। हम तीनों आज, क्या हम सच में यहाँ बेमौत मरने आए हैं? अगर हम इस वक्त पीछे हटते हैं तो ये एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ धोखा होगा। अगर हमने एल्डेस्ट प्रिंसेस का भरोसा खोया तो मुझे डर है कि वो फ्यूचर में बदला लेंगी और हमारी डोंगी सिटी को तबाह कर देंगी। टाइसियांग ने ऊपर देखा और सोचा, अगर कोई शांतिपूर्ण यानी पीसफुल सोल्यूशन हो तो अच्छा होगा। फैंसियान ने इस पॉइंट पर बीच में कहा, तो ये सिंपल है। मैं किसी से झूठी खबर फैलवा दूंगा कि डोंगी सिटी के लोगों ने कल रात हमारे साथ भयानक लड़ाई की और दोनों साइड्स को काफ़ी नुकसान हुआ। ओवरवॉच काउंसिल बड़ी मुश्किल से जीत पाई और सारे असैसिन्स वापस डोंगी सिटी भाग गए। माना कि रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम इससे एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ तुम्हारे रिश्ते बने रहेंगे। कॉन्गजिलान और हाइजिलान ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए। डोंगी सिटी की रेपुटेशन इस तरह खराब नहीं हो सकती। भाई, युनजिलान खामोश रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करें। कुछ ही देर बाद शहर में मिंग फैमिली मैनोर में लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, बचाओ, कोई अंदर घुस आया है। ये ब्लैक नाइट्स हैं। पूरा शहर ब्लैक नाइट्स के साए से ढक गया था। उनका काला आर्मर मिंग फैमिली के खून से सना था। ओल्ड मैडम मिंग मैनोर में बेचैन बैठी थी। ये क्या हो रहा है? डोंगी सिटी के 9th रैंक मास्टर्स कहाँ हैं? एक नौकर घुटनों के बल बैठा और रिपोर्ट दी, मैंने सुना है कि उनका कल रात सुपरवाइजरी काउंसिल के साथ भयानक मुकाबला हुआ। दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ और उन्हें वापस डोंगी सिटी भगा दिया गया। ये सुनकर ओल्ड मैडम बौखला गईं और अपनी कुर्सी पर गिर गईं, कांपते हुए। क्या? ये सब कैसे हो गया? जल्द ही पूरी मिंग फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया। फैंसियाना बोल्ड मैडम के सामने बैठा था और अनाउंस कर रहा था, आज से मिंग फैमिली का वारिस मिंग चिंगचेंग है। इस एसेट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद तुम्हें शांति से जीने दिया जाएगा। ओल्ड मैडम ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं साइन न करूं तो फैंसियान ने पलटकर कहा। उसके बगल में खड़े गार्ड ने अपनी तलवार निकाली, जो कि शायद जवाब था। ओल्ड मैडम खामोश रही। उसने धमकी देना शुरू किया, क्या तुम जानते हो मिंग फैमिली का सबसे बड़ा बैकर कौन है? प्रिंस और एल्डेस्ट प्रिंसेस के अलावा यहाँ किन फैमिली और जुनशान सोसाइटी भी हैं। नौजवान, वक्त के साथ चलो, तुम इन लोगों से दुश्मनी नहीं मोल सकते। फैंसियान काम रहा। पैलेस ट्रेजरी मेरे मैनेजमेंट में है, ये शाही फरमान है। ओल्ड मैडम ये सुनकर बस मुस्कुराई। फैंसियान ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? ओल्ड मैडम ने हंसना जारी रखा। मैं तुम्हारे इस रौब पर हंस रही हूं, पर तुम्हें अपनी लिमिट्स नहीं पता। आजकल के बच्चे अभी भी बहुत नादान हैं। ये रास्ता इतना आसान नहीं है। फैंसियान गहरी सोच में डूब गया और कुछ नहीं बोला। रात हुई। शैडो ने फैंसियान से पूछा, क्या उन्होंने साइन कर दिए हैं? उसने जवाब दिया, कोई और रास्ता नहीं था तो उन्हें साइन तो करने ही थे। शैडो को शक हुआ, तो तुम्हारी तेवरी क्यों चढ़ी है? फैंसियान ने अपनी चिंता जताई। जुनशान सोसाइटी, क्या तुमने कभी इसका नाम सुना है? आज सुबह की बात याद करते हुए, जब ओल्ड मैडम बार बार इस नाम का इस्तेमाल करके धमका रही थी। जुनशान सोसाइटी ने पहले ही अपने लोग भेज दिए हैं। तब तक मुझे डर है कि तुम बहुत पछताओगे।
ये नाम सुनकर शैडो की आंखें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? जुनशान सोसाइटी। शैडो ने समझाना शुरू किया। जुनशान सोसाइटी एल्डर्स प्रिंसेस के अंदर आने वाली एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है। एल्डर्स प्रिंसेस ने पैलेस ट्रेजरी और नॉर्दर्न की के साथ स्मगलिंग से होने वाली बड़ी रकम के दम पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को रिश्वत देकर जुनशान सोसाइटी में शामिल किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइजरी काउंसिल या हिज मैजेस्टी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी को टारगेट किया तो सिर्फ मौत ही मिलती है। ये सुनकर फैन सियान के बाल खड़े हो गए। ठंडा पसीना उसके गालों से टपकने लगा। अचानक कुछ पत्ते कट गए। शैडो की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके दिल में एक शीजन पैदा हुई। उसने तुरंत मुड़कर अपना हथियार निकाला और होशियार हो गया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हवा तेज हो गई। दोनों ने बहुत तनाव महसूस किया। शैडो ने डर के मारे कहा, "ये ऑरा एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर की है।" फैन सियान दंग रह गया। क्या जुनशान सोसाइटी के पास ग्रेट ग्रैंड मास्टर की ताकत वाला कोई है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अगर उनके पास सच में ग्रेट ग्रैंड मास्टर की ताकत होती तो उन्होंने हमें इतनी आसानी से मिंग परिवार को बर्बाद क्यों करने दिया होता? जब वो हैरान था तब तक एक शख्स फैन सियान के सामने छत पर उतर चुका था। चांदनी रात में ये शख्स मौत के फरिश्ते की तरह लग रहा था, जो किसी भी वक्त उसकी जान लेने के लिए तैयार था। चांदनी ने उसके चेहरे को रोशन किया, जिससे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जिसकी दाढ़ी साफ सुथरी थी और आंखें चाकू की तरह तेज थीं। उसने धमकी दी, "तुरंत ब्लैक नाइट्स को पीछे हटने का हुक्म दो और मिंग परिवार के सदस्यों को रिहा करो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ।" फैन सियान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसका दिमाग तेज चलने लगा। एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर? ये कौन सा ग्रेट ग्रैंड मास्टर है? दुनिया में सिर्फ 5 लोग हैं जो ग्रेट ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंचे हैं। कूहे नॉर्दर्न ची नहीं छोड़ सकता। सिगुजियान अभी भी तन्हाई में है और यूनक होंग महल में हिज मैजेस्टी की हिफाजत कर रहे हैं। जब आप नामुमकिन को हटा देते हैं तो जो बचता है, चाहे वो कितना भी गैर मुनासिब क्यों ना हो, वही सच होता है। ये शख्स सिर्फ ये परिवार का मुखिया ये लियू यून ही हो सकता है जो दुनिया की सैर कर रहा है। फैन सियान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर ये लियू यून है तो इससे निपटना आसान है। फैन सियान को खामोश देखकर ये लियू यून ने धमकाना जारी रखा, "मैं फिर से कहता हूँ, ब्लैक नाइट्स को पीछे हटने का हुक्म दो और मिंग परिवार के सदस्यों को रिहा करो, वरना..." अचानक फैन सियान ने उसकी तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाया, "नाटक बंद करो। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम हमला करने की हिम्मत नहीं करोगे। ये लियू यून, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए और मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि तुम आज यहाँ कभी आए ही नहीं थे।" शैडो भी फैन सियान को इतना निडर देखकर बहुत हैरान था। ये लियू यून घुराया, "तुम किस बिना पर यह मान रहे हो कि मैं हमला नहीं करूंगा?" फैन सियान ने तुरंत जवाब दिया, "अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अंकल वू चू से बदले में तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करवा दूंगा।" ये लियू यून चौंक गया, हकबकाते हुए बोला, "क्या?" ये लियू यून को अपना आपा खोते देख फैन सियान और भी अकड़ गया। 4 ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स क्या हैं? उनमें ऐसी क्या बड़ी बात है? जब तक वो बेरहम और नादान सिगुजियान ना हो, कोई मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। वो डगमगा रहा है। अच्छा मौका है। फैन शियन ने दुमदार तरीके से बोलना शुरू किया। मिंग परिवार ने फायदे के लिए एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ साजिश की, जापानीज डाकुओं के साथ मिलकर काम किया और अपने गंदे कामों को छुपाया। ग्रेट ग्रैंड मास्टर, ये आपको उनके साथ नहीं फंसना चाहिए, वरना मुझे डर है कि ये परिवार खुद को बचाने में मुश्किल महसूस करेगा। ये लियू यून ने तेवरी चढ़ाई और पलटकर कहा, "तुम्हें जुनशान सोसाइटी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता है?" फैन शियन ने अपने हाथ पीछे करके पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, "हालांकि आप एक बड़े ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं जो कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में दोस्तों से मिलने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए जुनशान सोसाइटी वो संगठन है जो आपको घूमने फिरने के लिए फंड्स देता है और बदले में आपको मिंग परिवार की हिफाजत करनी पड़ती है। सही कहा ना?" ये लियू यून ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने पैर से जोर लगाया और छत से आंगन में कूद गया। फैन शियन के ठीक सामने उतरा। शैडो ने चिंता में अपनी तलवार निकाल ली। ये लियू यून ने अपनी ची इकट्ठा करनी शुरू की। उसका लहजा धीरे धीरे सख्त होता गया। "तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, होशियार, लेकिन तुम्हारी माँ समझती थी कि दूसरों की दौलत में दखल देना उनके माँ बाप को मारने के बराबर है, लेकिन तुम नहीं समझते।" फैन शियन मुस्कुराया और सौदा करने लगा, "कुछ मामलों में मैं थोड़ा सख्त ज़रूर हूँ, लेकिन आप जैसे सीनियर के लिए पहले ट्रेजरी का माली सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट देना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं साफ बोलता हूँ, मिंग परिवार ने आपको पहले जितना भी दिया था, मैं उसका पूरा भुगतान करूंगा, लेकिन मिंग परिवार के साथ कैसे निपटना है ये फैसला मैं करूंगा।" ये लियू यून के तेवर बहुत सख्त रहे और उसने अपनी आस्तीन से कुछ निकालना शुरू किया। "तुम बहुत सादगी से सोच रहे हो।" फैन शियन ने साफ देखा कि ये लियू यून के हाथ में कुछ चमक रहा है। उसने तुरंत मुड़कर शैडो को चिल्लाया, "रास्ते से हटो।" ये लियू यून को हाथ लहराते हुए देखा गया और उसके सामने एक रोशनी की लहर दिखाई दी। इस रोशनी की लहर ने सामने वाली पूरी इमारत को 2 हिस्सों में काट दिया। खुशकिस्मती से फैन शियन ने शैडो को जमीन पर खींच लिया और वो बाल बाल बच गए। ये लियू यून ने घूर कर कहा, "याद रखना जो तुमने कहा था, भूलना मत, तुम्हारी भी कमजोरियां हैं।" इस पल वो पूरी इमारत जो 2 हिस्सों में कट गई थी टूटने और गिरने लगी। धूल और धुएं के बदल बिजली की गरज के साथ उठने लगे। एक पल में सब कुछ ढेर हो गया। फैन शियन के पास धूल से अपना चेहरा ढकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो लगातार खांसी कर रहा था।
जब धूल शांत हुई तो ये लियूयुन कहीं दिखाई नहीं दिया। शैडो ने भी परेशानी में आसपास देखा पर कुछ नहीं मिला। उसका ऑरा गायब हो चुका है, लगता है वो चला गया है। फैंशियन ने हाथ कमर पर रखकर डांटा, अगर जाना ही था तो चले जाते, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। ये लियूयुन के जाने के बाद डुओ डुओ और टीए शांग अपने छुपने की जगह से बाहर आए। डुओ डुओ ने शर्मिंदगी से कहा, माफ करना, मैं उस शख्स को नहीं हरा सकी। टीए शांग ने भी एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। घंटी खोलने के लिए उसे ढूंढना पड़ता है जिसने उसे बांधा हो। लॉर्ड फैन के लिए बेहतर है कि वो ये मामला खुद सुलझाएं। फैंसियन ने ठंडी सांस भरी। पैलेस ट्रेजरी का मामला कुछ हद तक सुलझा हुआ माना जा सकता है। अगले कदम में हमें बस खास लोगों को बदलना है और अपने लोग बिठाने हैं। फिर फैंसियन ने एक हुक्म दिया, याद रखना, जो शख्स अभी आया था वो सीगू जियान था, ये लियूयुन नहीं। उसने एक अजीब सा चेहरा बनाकर चेतावनी दी, अगर बाहर किसी ने बकवास की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सबने एक साथ जवाब दिया, समझ गए। फैंसियन ने खुशी से चुटकी बजाई और कहा, अच्छा है, ऐसे ही करते हैं। शैडो ने मुंह बनाकर सोचा, सीगू जियान फिर से बलि का बकरा बन रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला वो थिथक गया। हाँ, मैंने इतनी अजीब बात क्यों कही? फैंसियन ने हुक्म देना जारी रखा, मिंग परिवार के सदस्य नज़रबंद हैं, याद रखना, उन पर सख्त निगरानी रखनी है। डूडू के लिए ये समझना मुश्किल था, क्या एल्डेस्ट प्रिंसेस और चिन परिवार इसे ऐसे ही जाने देंगे? जुनशन सोसाइटी का उनके साथ रिश्ता क्या शॉकिंग अंदर की कहानी है? इसका पूरी तरह पता लगाया जाना चाहिए। फैंसियन ने चिंता में आह भरी, सितारों बिना आसमान की तरफ देखते हुए। सही कहा, खतरा कभी खत्म नहीं होगा। 6 महीने बाद मौसम ठंडा हो गया और भारी बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए। फैंसियन दरवाजे के पास खड़ा होकर शायरी पढ़ रहा था। जीयुए उसके बगल में खड़ा होकर मक्खन लगा रहा था। बधाई हो मिलॉर्ड, आधे साल की सुधार के बाद पैलेस ट्रेजरी पूरी तरह कब्जे में है और कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आया। अनएक्सपेक्टेडली यही बात फैंसियन को परेशान कर रही थी। उसने एक दर्द भरा चेहरा बनाया और बुदबुदाया, सही कहा, आधे साल से कोई असैसिन नहीं आया। जीयुए उत्सुक था, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि कोई कातिल नहीं आया? फैंसियन ने हल्के से उसके सिर पर मारा और समझाया, कम से कम कातिल एक दिखने वाला खतरा होते हैं। ये मौजूदा शांति का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि मिंग परिवार एक और बड़ा, ना दिखने वाला खतरा छुपा रहा है। जीयुए को अचानक कुछ याद आया, बेसे एक अफवाह है कि एल्डेस्ट प्रिंसेस राजधानी वापस आ गई है। ये खबर सुनकर फैंसियन का खून खौल उठा। उसने जीयुए को पकड़कर झंझोड़ दिया, क्या क्या क्या? जीयुए ने चक्कर खाते हुए रिपोर्ट देना जारी रखा। कहा जा रहा है कि एम्प्रेस डाउजर अपनी बेटी को मिस कर रही हैं और न्यू ईयर के लिए एल्डेस्ट प्रिंसेस को वापस बुलाना चाहती हैं। हिज मैजेस्टी पहले ही राजी हो गए हैं। लॉर्ड फैन सच में देवता की तरह दूरदर्शी हैं। यही वो बड़ा छुपा हुआ खतरा है। फैंसियन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? फैंसियन ने अपना चेहरा ढक लिया और आ भरी, देशद्रोह और दुश्मन के साथ मिलने का गुनाह। अगर कोई और होता तो कब का कब्र में लेटा होता। वो कुछ अलग ही है। थोड़ी देर बनवास में रहने के बाद वो राजधानी वापस आ सकती है। सच में सम्राट की सगी बहन है, एम्प्रेस डाउजर की आंखों का तारा। जीयुए ने चिंता में कहा, इस बार एल्डेस्ट प्रिंसेस वापस आएगी तो वो निश्चित रूप से दीवानगी की हद तक बदला लेगी। जीयुए ने एक पल सोचा और फिर अपना अंदाजा लगाया, लॉर्ड फैन, क्या ऐसा हो सकता है? हिज मैजेस्टी ने उसकी वापसी की मंजूरी इसलिए दी क्योंकि आपने पैलेस ट्रेजरी संभाल ली है और एल्डेस्ट प्रिंसेस की ताकत कमजोर हो गई है। इस अंदाजे ने फैंसियन को एक नया नजरिया दिया। उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये शुरू से ही हिज मैजेस्टी का प्लान था? क्या ये सम्राट का संतुलन का हुनर है? उसने याद किया कि एम्परर किंग ने एक बार उससे कहा था, तुम्हारी माँ ने कहा था, सम्राट बनना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। फैंसियन ने तेवरी चढ़ाई, अगर सच में ऐसा है तो वो। जीयुए ने फैंसियन को गहरी सोच में देखा, ये सोचते हुए कि वो राजधानी वापस जाने में हिचकिचा रहा है, और चिल्लाया, लॉर्ड फैन अब अलग है, जबरदस्त ताकत के साथ। चलो राजधानी लौटते हैं और उनका सीधा सामना करते हैं। फैंसियान इतना गुस्से में था कि लगभग खून की खांसी आ गई। तुम्हारे दिमाग में इतना बेवकूफ़ी भरा ख्याल कैसे आ सकता है? जीयुए ने समझाया, क्योंकि हाल ही में एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ जुड़े कई अफसरों ने आपके पिता और प्राइम मिनिस्टर लिन की बुराई करनी शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, रिश्वत ली और कानून तोड़ा। हमें भी उन पर जोर से पलटवार करना चाहिए। फैंसियान फिर से दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया और एनालाइज करने लगा। ये एल्डेस्ट प्रिंसेस का पुराना तरीका है, लेकिन मेरे पिता और प्राइम मिनिस्टर लिन किस तरह के लोग हैं ये हिज मैजेस्टी किसी भी और से बेहतर जानते हैं। इस पल शैडो बोला, लिन रूफू पहले ही अपने गांव रिटायर हो चुके हैं और आपके पिता अभी हिज मैजेस्टी के लोगों की जांच, इन्वेस्टिगेशन के घेरे में हैं। फैंसियान तब आंगन में निकल आया।
जैसा उम्मीद थी, एल्डेस्ट प्रिंसेस सिर्फ एक चाकू है, हिज मैजेस्टी वो है जिन्होंने चाकू पकड़ा है। शैडो सहमत था। बिल्कुल, तुमने सही अंदाजा लगाया। फैंसियान कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, क्या कोई परेशानी है? शैडो में साफ साफ जवाब दिया। नहीं, मुझे बस लगता था कि तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उनसे इतनी जल्दी होशियार हो जाओगे। फैंसियान ने एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, जीने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। हिज मैजेस्टी डरते हैं कि क्राउन प्रिंस मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मेरे पास पैलेस ट्रेजरी है, इसलिए वो सिर्फ मेरे पिता और ससुर को हटा सकते हैं और उनकी जगह क्राउन प्रिंस के लोगों को रख सकते हैं ताकि मुझे कंट्रोल किया जा सके। क्या ये बहुत तर्कसंगत रीजनेबल नहीं है? तभी शैडो ने पूछा, तो तुम क्या करने का इरादा रखते हो? जियांगनान में ही रहोगे या राजधानी लौटोगे? फैंसियान खामोश रहा। कुछ दिन बाद फैंसियान ने डुओडो से मिलने का इंतजाम किया और ऐलान किया, मुझे राजधानी लौटना होगा, कल निकल रहा हूं। फैंसियान के गमगीन चेहरे के उलट डुओडो बेअसर थी और बस बोली ओ। फैंसियान को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। इतनी बेरुखी क्यों? डुओडो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम उम्मीद कर रही थी कि मैं रोऊंगी और तुम्हें जाने से रोकूंगी? फैंसियान ने दांत पीसे। औरतें। डुओडो जोर से हंसी। ये तो ऐसे ही है। फिर अचानक माहौल अजीब हो गया। डुओडो ने पूछा, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जो दिमाग में है बोल दो। फैंसियान मुड़ा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम बचपन से मंदिर में अपने मास्टर के साथ पली बढ़ी हो। क्या तुम जानती हो कि क्या वो मंदिर सच में डिवाइन टेम्पल से जुड़ा है? डुओडो ने जवाब दिया, मास्टर ने एक बार कहा था, जिन्हें हेवन ने चुना है और मंदिर ने पसंद किया है, उन्हें हेवन्स मीन होल्डर्स कहा जाता है। हेवन्स मीन होल्डर्स डिवाइन टेम्पल से जुड़े होते हैं और जिस जगह हेवन्स मीन होल्डर रहता है वही मंदिर है। फैंसियान हिल गया। उसके दिमाग में एक अचानक अंदाजा बना, क्या ऐसा हो सकता है कि किंग टेम्पल में कोई हेवन्स वेन होल्डर हो? डुओडो ने शक में पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फैंसियान ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं कि आखिर कौन है जो डिवाइन टेम्पल से जुड़ा है और अंकल वूजू को भी मारना चाहता है। डुओडो को ये अजीब लगा। हाँ, क्या ये एल्डेस्ट प्रिंसेस नहीं है? क्या तुम शायद अपने सम्राट पर शक कर रहे हो? क्या तुम उनके नाजायज बेटे नहीं हो? फैंसियान ने अपनी चिंता जताई। आज के हालात मुझे इस पॉसिबिलिटी पर गौर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 4 ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं। अंकल वूजू को छोड़कर बाकी ताकत उनके पास है। अंकल वूजू डिवाइन टेम्पल से आए थे। जिसने उन्हें जख्मी किया वो भी डिवाइन टेम्पल से आया था। डिवाइन टेम्पल में कोई ऐसा है जिसकी क्षमता ग्रेट ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर है। अगर किंग टेम्पल में कोई हेवन्स वेन होल्डर है तो हिज मजेस्टी उसके जरिए डिवाइन टेम्पल से संपर्क कर सकते हैं ताकि मेरे अंकल वूजू को मारा जा सके। ये साफ होता जा रहा है। डुओडो ने जवाब दिया, तुमने इस संभावना का जिक्र किया। फैंसियान बीच में बोला, खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर उस टिकिंग बॉम्ब की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है। कोई भी देश, कोई भी शासक, रूलर उसे खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। डुओडो ने वो बात जोड़ी जिसकी फैंसियान को असली चिंता थी। इसके अलावा ये बॉम्ब सिर्फ एक ही शख्स की सुनता है और वो शख्स एक गिरा हुआ राजकुमार है जिसकी पहचान बहुत सेंसिटिव है। फैंसियान ने कोई एतराज नहीं किया। उसके चेहरे पर बस उदासी की एक झलक थी। शायद हिज मजेस्टी को डर है कि मैं अंकल वूजू को क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस को मारने का हुक्म दे दूंगा। कहा जाता है कि वर्तमान सम्राट पहले क्राउन प्रिंस नहीं थे, बस बाकी राजकुमारों का थोड़े ही वक्त में कत्ल हो गया था। फैंसियान ने अपना चेहरा झुकाया। उन्हें डर है कि मैं वही दोहराऊंगा जो उन्होंने तब किया था, लेकिन ये सब बस मेरे अंदाजे हैं। डुओडो ने फीकी मुस्कान दी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारे अंदाजे गलत हों। इस वक्त सूरज धीरे धीरे वेस्ट में ढल रहा था। शाम की लाली ने फैंसियान और डुओडो के चेहरों को लाल कर दिया था और दोनों खामोशी से सनसेट देख रहे थे। कितना सुंदर है। फैंसियान धीरे से निकल गया, डुओडो को अलविदा कहते हुए। नज़ारा सुंदर है, लेकिन ये बस सनसेट है। ग्रेट मिस होली मेडन, इसमें इतना मत खो जाना कि बाहर ही ना निकल पाओ। डुओडो मुस्कुराते हुए फैंसियान को जाते हुए देख रही थी। कुछ दिन बाद निकलने से पहले फैंसियान ने हिदायत दी, मिंग परिवार के पास अभी भी कुछ ताकत बची है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए ब्लैक नाइट्स टेम्पररी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं उन्हें अगले साल वापस बुला लूंगा। डेंग जियू ये पीछे रुक गया और परेशानी में फैंसियान को सलाह दी, लॉर्ड फैन, राजधानी का ये सफर खतरों से भरा है, आपको सावधान रहना होगा। फैंसियान आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जियू को भरोसा दिलाते हुए। 3 साल पहले जब मैं पहली बार राजधानी आया था, मैं खाली हाथ था पर फिर भी अच्छे से जिया। अब मैं ओवरवॉच काउंसिल में एक अफसर हूँ। पैलेस ट्रेजरी मेरे हाथ में है और मेरा करियर स्मूथ है। कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। जियू ने आगे कहा, वैसे मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर लिन अपने गांव रिटायर हो गए हैं। मिलॉर्ड, आप वुजू से गुजरेंगे, आप उनसे मिल सकते हैं। फैंसियान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लिन मैनर के स्टडी में फैंसियान ने लिन रूफू का सम्मान किया और पूछा, क्या मैं ससुर जी से पूछ सकता हूँ राजधानी में अभी क्या हाल है? आपके पिता सिर्फ वाइस मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू हैं, उनके पास कोई असली ताकत नहीं है। हिज मजेस्टी इस बार उनकी जांच क्यों करना चाहते हैं? रूफू ने सिर हिलाया, असली ताकत नहीं है,
क्या तुम जानते हो कि टाइगर गार्ड्स का कमांडर, जिनकी शोहरत ब्लैक नाइट से कम नहीं है, कोई और नहीं तुम्हारे पिता है? ये सुनकर फैनशियान को अचानक सब समझ आ गया। तो हर बार जब हिज मैजेस्टी ने मुझे टाइगर गार्ड्स इस्तेमाल करने दिए, वो मेरे पिता के जरिए बताया गया था। टाइगर गार्ड से मेरी हिफाजत करवाना दरअसल मेरे पिता का आइडिया था। लिन रूफो ने हाँ में सर हिलाया। ये तुम्हारे पिता का आइडिया था और हिज मैजेस्टी का भी। फैनशियान ने पूछना जारी रखा। इस बार हिज मैजेस्टी मेरे पिता को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो टाइगर गार्ड्स पर उनका कमांड छीनना चाहते हैं। लिन रूफो ने जवाब दिया। ये बहुत साफ है और तुम्हारे पिता भी ये जानते हैं। बस वो इतनी आसानी से टाइगर गार्ड्स नहीं सौंपना चाहते, इसलिए वो अभी हिज मैजेस्टी से नेगोशिएट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि तुम्हारे लिए और फायदे हासिल कर सकें। फैन जियान तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं, इसीलिए वो तुम्हारी मदद के लिए हिज मैजेस्टी को नाराज करने को भी तैयार हैं। ये सुनकर फैन शियान ने एक गमगीन चेहरा दिखाया। लिन रूफो ने सलाह दी, राजधानी की ये वापसी खतरों से भरी है, तुम्हें पूरी तरह तैयार रहना होगा। फैन शियान ने सर झुकाया और हाथ जोड़कर अपने ससुर से गाइडेंस मांगा। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोलना शुरू किया। पहली बात, चेन पिंगपिंग भरोसे के लायक नहीं है। फैन शियान हैरान दिखा। ससुर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? लिन रूफो ने जवाब दिया। दरबार के सभी अफसरों में से चेन पिंगपिंग ही एक ऐसा शख्स है जिसे मैं समझ नहीं पाया। ये आदमी बहुत गहरी सोच वाला है और लोगों के दिलों से खेलने में माहिर है। उसे किंग ऑफ द नाइट कहे जाने की कोई वजह ज़रूर होगी। सबसे ज़रूरी बात, इस बार हिज मैजेस्टी तुम्हारी ताकत कम कर रहे हैं, फिर भी सिर्फ चेन पिंगपिंग को नहीं छेड़ा गया है। फैन शियान ने सीधा पूछा। ससुर जी को लगता है डायरेक्टर चेन हिज मैजेस्टी का छुपा हुआ कार्ड है। रूफो ने घुमाकर कहा। चेन पिंगपिंग ने कई बार हिज मैजेस्टी की जान बचाई है, जिसकी वजह से उन्हें हिज मैजेस्टी का भरोसा मिला है। उनका रिश्ता तुम्हारी कल्पना से कहीं ज़्यादा गहरा है। वो जो काम करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए हों। फैन शियान ने थूक निगला और सिर झुकाकर कहा। डायरेक्टर चेन ने मेरे बचपन से ही मेरी हिफाजत के लिए मेरे टीचर फेजे को भेजा था। मेरे बड़े होने के बाद उन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया। अगर वो ना होते तो मैं कब का मर चुका होता। मेरे पास उन पर भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं है। ये बात गलत नहीं है। लिन रूफो बस आह भर सका। वक्त आने पर सब साफ हो जाएगा। दूसरी बात, लिन रूफो का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, दरअसल मैं जुनशन सोसाइटी का एक सदस्य हूँ। फैन शियान चौंक गया और पीछे हटकर चिल्लाया। क्या? लिन रूफो ने जारी रखा। सिर्फ मैं नहीं, सी गुजियान, कूहे, यान शावन, यूनजी खान, कई बड़े एक्सपर्ट्स जुनशन सोसाइटी के सदस्य हैं। फैन शियान ने हैरानी से पूछा, जुनशन सोसाइटी बनी ही क्यों है? रूफो ने जवाब दिया, जुनशन सोसाइटी एक पुगिलिस्ट संगठन है जिसकी नींव ली यूनरई ने रखी थी, लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए नहीं, बल्कि हर शख्स के अपने फ़ायदे के लिए। अगर ली यूनरई उन्हें इस्तेमाल करना चाहती तो वो सिर्फ पैसों का या पैसों से बड़े फ़ायदों का इस्तेमाल कर सकती थी। फैन शियान ने अपनी थोड़ी सहलाई, पुरानी बातें याद करते हुए। कोई हैरानी नहीं कि ये ल्यून आया और चला गया। जब तक उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचता, जुनशन सोसाइटी के ऑर्डर्स उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते थे। उसने अचानक याद किया कि अभी पैलेस ट्रेजरी उसके कंट्रोल में है और उसने तुरंत एक टाइकून जैसा महसूस किया। अगर वो पैसों से उन्हें खरीद ले तो ये संगठन अभी उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लिन रूफो ने तेवड़ी चढ़ाई, अपने दामाद को याद दिलाते हुए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो पागल औरत ली यूनरई जब कोने में ढकेली जाएगी तो सदन किंग से गद्दारी कर सकती है? फैन शियान ने अंदाज़ा लगाया। आपका मतलब है ली यूनरई सदन किंग से गद्दारी करेगी, जिससे नॉर्दर्न की, वेस्टर्न हू और डोंगी हमारे खिलाफ एक गठबंधन बना सके? लिन रूफो ने सिर हिलाया और जारी रखा। उस वक्त सदन किंग के लोग जंग की आग में झुलस जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो ना तुम चाहते हो ना मैं। इस बार तुम्हें इस असली खतरे का सामना करना है। तब फैन शियान को असली खतरे का एहसास हुआ। अगर तुमने उसे हरा दिया तो वो बिना कफन के मरेगी। अगर तुम हार गए तो ये अपनी जान उसे सौंपने के बराबर होगा। लिन रूफू ने उसे फिर याद दिलाया। अगर ऐसा है तो क्या तुम अभी भी राजधानी लौटना चाहते हो? फैन शियान ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। पिताजी मुश्किल में हैं, मैं वापस नहीं जा सकता, ऐसा हो नहीं सकता। लिन रूफू ने शक में पूछा, क्या तुम फैन जियान की बात कर रहे हो? फिर वो खड़ा हुआ और बोला, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फैन जियान कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे बचाने की ज़रूरत हो। वो उन जांच करने वालों के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। इसके उलट वो उनकी कमज़ोरियां भी ढूंढ सकता है। सच तो ये है कि जो जांच करने आएंगे उन्हें फैन जियान के आगे झुककर कहना पड़ेगा, लॉर्ड फैन, हमें कुछ नहीं मिला, हम इजाज़त चाहते हैं, प्लीज़ इस मामले को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। फैन शियान ने भी शर्मिंदगी से आ भरी। सच में उनके लायक है, कितने बड़े पुराने फॉक्स हैं। लिन रूफू में चाय की चुस्की ली और सलाह देना जारी रखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ रुको और देखो कि हालात क्या मोड़ लेते हैं, फिर कोई फैसला करो। फैन शियान थोड़ा चला, फिर बैठ गया और सिर हिलाया। ससुर जी सही कह रहे हैं, ध्यान से सोचा जाए तो
आप जैसे कोई ससुर जी अभी तक जिंदा हैं तो पिताजी की जान तो पक्का महफूज है। फैन शियान का इशारा लिन रूफू के सम्राट की सगी बहन के साथ अजीब रिश्ते की तरफ था, जिसने शाही परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाया था, फिर भी वो जिंदा था। तो फैन जियान जैसे ईमानदार आदमी को खतरा कैसे हो सकता है? ये बात सच में तर्कसंगत थी, लेकिन बेइज्जती का लेवल बहुत ज्यादा था। लिन रूफू ने चाय थूक दी जो उसने अभी पी थी। फैन शियान ने सब सोच लिया था और सुकून से चाय का लुत्फ लेने लगा। ऐसे में मैं यहीं रुकूंगा। जब पिताजी को मेरी ज़रूरत होगी मैं तुरंत घर लौट जाऊंगा। फिर दोनों चाय पीने पर ध्यान देने लगे और कमरे में शांति छा गई। फैन शियान ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, लेकिन ससुर जी, आप तो सबसे बड़े गद्दार मंत्री के रूप में जाने जाते थे, फिर भी आपका इतनी जल्दी पतन हो गया, ये सच में हैरत अंगेज है। फैन शियान, जिसने अभी अभी परेशानी खड़ी की थी, उकसाना जारी रखा। लिन रूफू ने पी हुई पूरी चाय थूक दी। उसने सावधानी से अपना मुंह पोंछा, ठंडे पसीने में नहाया हुआ था, और पूछा, मेरे प्यारे दामाद, क्या तुम्हें बात करना भी आता है? फैन शियान ने पूछना जारी रखा, ससुर जी ने पिताजी की तरह पहले से तैयारी क्यों नहीं की? लिन रूफू का चेहरा उतर गया और उसने कहा, क्या तुम्हें युआन होंगर याद है? फैन शियान ने सिर हिलाया। वो ससुर जी के स्ट्रैटेजिस्ट थे, बेशक मुझे याद है। मैंने वानर से सुना था, उन्होंने ससुर जी के साथ 15 साल से ज्यादा गुजारे और उसने वानर और दाबाओ को अपने बच्चों की तरह माना। लिन रूफू ने आह भरी। उसने मुझे धोखा दिया और एल्डेस्ट प्रिंसेस से जा मिला। फैन शियान ये सुनकर खामोश हो गया, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए। ससुर जी, आप सच में किस्मत वाले हैं, इतने भरोसेमंद साथी से धोखा खाने के बाद भी इतने शांत हैं। लिन रूफू की आंखों में हैरानी थी और उसने जारी रखा, इसके पीछे कोई छुपी हुई वजह जरूर होगी। मुझे 15 सालों से जानते हुए वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। अगर वो मुझे धोखा देना भी चाहता तो वो गिरते हुए स्टेटस वाली एल्डेस्ट प्रिंसेस के पास नहीं जाता। फैन शियान ने तुरंत सुझाव दिया, अगर मौका मिला तो मैं आपके लिए उससे पूछूंगा ससुर जी। लिन रूफू ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उसकी आंखें मुस्कुराहट से चमक रही थीं। मेरे प्यारे दामाद, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई कि मैंने खास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया। फैन शियान हैरान था, एक सरप्राइज? टडा! वानर दरवाजे के पीछे से निकली, मुस्कुराते हुए फैन शियान को ग्रीट किया, मैं यहाँ काफी देर से हूँ, सरप्राइज पतिदेव। फैन शियान खुशी खुशी वानर की तरफ लपका, वानर, मेरी वानर। लिन रूफू तब खुशी खुशी वहां से निकल गया, दोनों को अकेला छोड़कर। इस वक्त एल्डेस्ट प्रिंसेस के कमरे में एल्डेस्ट प्रिंसेस लॉर्ड युआन से सवाल कर रही थी। उसने कहा, मैं सुन रही हूँ, मेरा शाही भाई उस ये परिवार की लड़की और सेकंड प्रिंस के बीच शादी क्यों करवाना चाहता है? उसने अंदाजा लगाया, हालांकि ये ल्यूयुन कमजोर है, फिर भी उसके पास कुछ मिलिट्री पावर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भाई क्राउन प्रिंस को हटाकर सेकंड प्रिंस को नया क्राउन प्रिंस बनाना चाहता है? लॉर्ड युआन ने तुरंत जवाब दिया, इस अदना से सेवक की राय में ये बिल्कुल इसका उल्टा है। हालांकि ये परिवार के पास अभी भी कुछ मिलिट्री पावर है, लेकिन राजधानी में उनका असर सम्राट द्वारा पूरी तरह साफ कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद क्राउन प्रिंस के ईस्टर्न पैलेस में क्राउन प्रिंस पढ़ने में मगन था। एक यूनक अंदर आया और रिपोर्ट दी, योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, एल्डेस्ट प्रिंसेस ने आपको ग्वांगसिन पैलेस बुलाया है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस खुशी से उछल पड़ा, ये तो कमाल है। वो यूनक तुरंत पीछे हटा, ये सेवक सीडन चेयर तैयार करने जाता है। क्राउन प्रिंस ने उसे वापस बुलाया, रुको, पहले मेरे लिए एक पॉट चाय बनाओ। क्राउन प्रिंस तुरंत नहीं गया, बल्कि सुकून से चाय पीने बैठ गया और सोचने लगा, आंट काफी वक्त से शिनयांग में थी और हम नहीं मिले। हालांकि आंट राजधानी वापस आ गई हैं, मुझे नहीं पता उनका अब क्या एटीट्यूड है। चाहे मेरा दिल बेचैन हो रहा हो, मैं बिना वजह मिलने की हिम्मत नहीं करता, ताकि आंट के लिए और परेशानी ना खड़ी हो। लेकिन आज आंट ने मुझे बुलाया है, जो साबित करता है कि वो मेरे साथ हैं। मुझे अच्छा परफॉर्म करना होगा, मैं आंट को निराश नहीं कर सकता। आंट, मैं अभी आ रहा हूँ। पता चला कि क्राउन प्रिंस ने एक तोहफा तैयार करने के लिए देरी की। उसने एक बहुत ही कीमती विरिलिटी एनहांसिंग गोल्ड फ्लास्क यानी मर्दाना ताकत बढ़ाने वाला फ्लास्क निकाला। थोड़ी देर बाद ग्वांगसिन पैलेस तेज सांसों की आवाजों से भर गया, जिसमें एक मर्द और औरत की खुशी भरी सिसकियां मिली जुली थीं। हवा में जींस की महक भरी थी। हैरत की बात थी कि क्राउन प्रिंस और एल्डेस्ट प्रिंसेस के बीच रिश्ता ऐसा था। एल्डेस्ट प्रिंसेस ने क्राउन प्रिंस के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी टेक्निक बेहतर होती जा रही है। क्राउन प्रिंस ने पसीने में नहाए हुए धीरे से पुकारा, चीयर। एल्डेस्ट प्रिंसेस ने क्राउन प्रिंस के ऊपर बैठते हुए नरमी से कहा, मुझे तुम्हारा मेरा नाम पुकारना पसंद है। क्राउन प्रिंस का हाथ एल्डेस्ट प्रिंसेस की रीढ़ की हड्डी पर फिसला, उसे अपने करीब खींचते हुए प्यार से पुकारा, रूई, रूइयर। उस रात हिज मैजेस्टी दिए की रोशनी में पड़ रहे थे और उन्होंने अपने बगल में खड़े खिदमतगार यूनक से पूछा, क्या क्राउन प्रिंस आजकल ढंग से रह रहा है? होंगझू नाम के यूनक को ठंडा पसीना आ गया और उसने जवाब देना शुरू किया, पिछले कुछ दिनों में ग्रांड ट्यूटर की निगरानी में क्राउन प्रिंस ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब एक क्राउन प्रिंस की तरह पेश कर रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने संतुष्टि से कहा, इस लड़के में कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। होंगझू थोड़ा हिचकिचाया। एम्परर किंग ने आसानी से भांप लिया कि इस यूनक को और भी कुछ कहना है। अगर कुछ कहना है तो साफ बोलो। होंगझू हकबकाया, जी जी जी। फिर उसने वो सब बता दिया जो वो जानता था। जब से एल्डेस्ट प्रिंसेस राजधानी लौटी हैं,
क्राउन प्रिंस अक्सर वांगसन पैलेस जाते हैं, अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करते हुए, और पता नहीं वहाँ क्या करते हैं। ये शब्द साफ तौर पर एक ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे जो सबको पता थी। एम्परर किंग बेशक और भी बेहतर समझते थे, लेकिन क्राउन प्रिंस की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाए। वो और क्या कर रहा होगा? ली यूनरुई बचपन से ही देश चलाने की 3 स्ट्रैटेजीज को समझती है। क्राउन प्रिंस स्वाभाविक रूप से एल्डेस्ट प्रिंसेस का अनुभव लेने जाता है। होंगझू ने डरते हुए जवाब दिया, जी, योर मैजेस्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एम्परर किंग ने फिर तेवरी चढ़ाई और याद दिलाया, अपना काम ढंग से करो, दूसरे मामलों में दखल मत दो और सवाल कम पूछा करो। होंगझू समझ गया और जल्दी से खुद को कोसने लगा। ये सेवक बहुत ज्यादा बोल गया, ये सेवक मौत के लायक है। एम्परर किंग ने तब हुक्म दिया, काफी है, तुम जा सकते हो। होंगझू ये सुनकर खुश हो गया, इजाजत ली और स्टडी से निकल गया। जैसे ही होंगझू गया, हिज मैजेस्टी ने ठंडे लहजे में पुकारा, यूनुक होंग। तुरंत एक फिगर प्रकट हुई। ये सेवक हाजिर है। हिज मैजेस्टी ने हुक्म दिया, क्राउन प्रिंस और ली यूनरुई के बीच के मामले की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। यूनुक होंग ने चतुराई से कहा, अगर योर मैजेस्टी ने सोच लिया है तो इस बार अगर ये सेवक जांच करता है तो नतीजे शायद कभी ना बदले जा सके। अगर कोई परेशानी निकली तो चिंग का शाही परिवार अपनी पूरी इज्जत खो देगा। अगर कोई परेशानी नहीं निकली और उन्हें पता चला कि योर मैजेस्टी उन पर शक करते हैं तो क्राउन प्रिंस और एल्डेस्ट प्रिंसेस आगे से आपसे होशियार रहेंगे। नतीजा चाहे जो भी हो, ये योर मैजेस्टी के लिए नुकसानदेह है। एम्परर चिंग ने पहले ही ये सोच लिया था, लेकिन सोचना एक बात है और करना दूसरी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, लेकिन मेरा स्वभाव हमेशा शक्की रहा है। अगर ये मामला साफ नहीं होता तो मैं चैन से नहीं रह सकता। हिज मैजेस्टी को ऐसा देखकर यूनुक होंग ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत काम पूरा करने के लिए निकल गया। रात के सन्नाटे में एक परछाई राजधानी से तेज रफ्तार में निकली। चैन पिंगपिंग भी बैठकर देख रहा था, आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे थे। उनके बगल में खड़े एक बड़े मंत्री ने कहा, आपका प्लान लागू होना शुरू हो गया है लॉर्ड चैन। फिर उसने एनालाइज किया, हिज मैजेस्टी का शाही फरमान जारी हो चुका है। सेकंड प्रिंस और ये लिंगर की शादी पक्की हो गई है। एल्डेस्ट प्रिंसेस राजधानी लौट चुकी है और क्राउन प्रिंस के साथ मिली हुई है। उनका रिश्ता कभी ना कभी हिज मैजेस्टी को पता चल ही जाएगा। हालात बिल्कुल आपके प्लान के मुताबिक बदल रहे हैं। उसने चैन पिंगपिंग की तरफ गौर से देखा और पूछा, आपका इरादा जाल खींचने का कब है? चैन पिंगपिंग ने सुकून से जवाब दिया, मैंने पहले ही होंगजो के जरिए हिज मैजेस्टी तक खबर पहुंचा दी है। हिज मैजेस्टी को अब तक यूनुक होंग को जांच का हुक्म दे देना चाहिए था। उस मंत्री ने जारी रखा, इस सबॉर्डिनेट का एक सवाल है, क्या आप ये सब फैंसियान के लिए कर रहे हैं? चैन पिंगपिंग मुड़ा और बोला, बेशक, ये सदन चिंग के लिए है। क्राउन प्रिंस कमजोर है, सेकंड प्रिंस सिनिस्टर है, सिर्फ फैंसियान ही सदन चिंग की खुशहाली की हिफाजत कर सकता है। उस मंत्री ने हल्के से हंसते हुए कहा, 25 साल हो गए हैं और आप अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। हम सब जानते हैं कि क्राउन प्रिंस उतना कमजोर नहीं है जितना दिखता है, और सेकंड प्रिंस भी काफ़ी होशियार है। चाहे कोई भी थ्रोन पर बैठे, वो अच्छा काम कर सकता है। लॉर्ड चैन, आपने जो कुछ भी किया है वो फैंसियान को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर इस पुराने दोस्त को नहीं। चैन पिंगपिंग ने सुकून से जवाब दिया, अगर तुम ये सब पहले से जानते हो तो तुमने मेरी मदद करने के लिए हाँ क्यों कही? मंत्री ने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ फैंसियान ही कर सकता है। चैन पिंगपिंग के मुंह से एक हैरानी भरा ओ निकला। उस मंत्री ने आखिरी 2 शब्द कहे, सीज